ऑडियो वीडियो। हेलो हेलो, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? एकदम क्लियर है। बढ़िया बात है फिर तो। कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल? हम्म। तो शेड्यूल ठीक है तुम्हारा? नॉन स्टॉप क्लास रखी गई है आपके इस बैच के लिए। वो भी इसलिए कि अब जो है वो नॉन स्टॉप का आनंद ले सकें आप। तो 8 से लगभग 5 बजे तक। 8 से लगभग 5 बजे तक। तो सही है। 5 क्लासेस में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो, 5 सब्जेक्ट तो आपको चलाने पड़ेंगे क्योंकि महीने भी आपके पास 5 हैं। और अब 5 सब्जेक्ट चलाओगे तभी जाके जो है वो काम चलेगा। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो यही सूचना है कि आप लोगों के लिए जो है वो 5 क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। आपका शेड्यूल जो है वो मैंने अपलोड करवा दिया है। और सभी पुराने बैच के लिए भी वापस से क्लासेस स्टार्ट कर दी गई है। और आपका जो है शेड्यूल जो है वो अपन लोगों ने जो है वो डिस्कस कर लिया था। ठीक है। तो उसी तरीके से आप जो है वो बढ़िया तरीके से, ये आपका शेड्यूल है। आदर्श और प्रतिज्ञा बैच का ये शेड्यूल है। हाँ, सभी क्लासेस जो है वो थोड़ा 10 मिनट का गैप मिल जाता, वो तो ऐसे ही मिल जाएगा क्योंकि जैसे मैं पढ़ा के जाऊंगा तो अगले टीचर 10 मिनट बाद ही आएंगे। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लव कुमार जी, सेम शेड्यूल है अभ्युदय और सामर्थ्य का भी। ठीक है। और इंडियन पॉलिटी जो है वो आर्टिकल 123 तक पूरी कर लो, उसके बाद में उसका अगला सेक्शन जो है वो दोबारा चालू, मतलब अलग से स्टार्ट किया जाएगा। इंडियन पॉलिटी को रिस्टार्ट करेंगे, पहले एक बार जो है वो आप आर्टिकल 123 तक उसे कंठस्थ कर लो। अगली बात, सर ब्रेक दे दो बीच में, अब ऐसे नहीं प्रेरणा जी। इतना कोई ब्रेक की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। एकदम आराम से तो पढ़ रहे हो, क्या ही मतलब। हाँ, सेम दर्पेंद्र जी यही होगा। तो हर बैच की टाइमिंग और हर बैच की क्लास का शेड्यूल उसके जो है वो लाइव क्लास सेक्शन में अपलोड कर दिया गया है। आप जाके देख सकते हैं। आगे बात समझो। अब ये जो 5 सब्जेक्ट आपको स्टार्ट करवाए गए हैं, इन पांचों सब्जेक्ट की जो है वो प्रॉपर A4 साइज की PDF आप प्रिंट निकलवाना चाहो चाहे नहीं निकलवाना चाहो, हम आपको जो है वो आज दे देंगे। ठीक है। फिर आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, और वो सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप 1 तारीख तक रुकते हैं तो आपके लिए जो है वो कंप्लीट राजस्थान इको, कंप्लीट इंडिया इको, ताकि प्री मेंस दोनों का ही झंझट खत्म हो जाए। उसके साथ साथ जो है वो कंप्लीट जो है वो इंडिया जियो, कंप्लीट जो है वो दोस्तों राजस्थान ज्योग्राफी, कंप्लीट जो है वो पॉलिटी, वो भी आपकी राजस्थान पॉलिटी और इंडिया पॉलिटी, और उसके साथ साथ जो है वो साइंस प्लस टेक्नोलॉजी। तो इनकी बुक्स 1 अक्टूबर को आएगी। आपको जो है वो घबराने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश का कंटेंट टाइम टू टाइम अपडेट किया जा रहा है। और आपको भी जो है वो इंग्लिश की PDF 1-2 दिन डिले चलेगी, पर आपको मिलने स्टार्ट हो जाएगी। आपको मिलने स्टार्ट हो जाएगी, जैसे टेलीग्राम पे आपको और सारी PDF मिल रही है इंग्लिश में। हाँ, तो बस कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बुक ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ से भी आप लेना चाहें वहाँ से मिल सकते हैं। हम आपको नोट्स पूरे देंगे, बुक भी देंगे नोट्स भी देंगे, तो वो जिसको जितना, हाँ जिसको जितना जो है वो जिस हिसाब से करना है उस हिसाब से कर लो बोले। ठीक है।
क्योंकि कल जो है वो हनुमान जी सर आए थे आपके सेमिनार के अंदर। उन्होंने एक ही बात कही कि सर कुछ ही करो भले, उनको जो है वो बुक दो आप अपने वालों को, एटलीस्ट जो है वो अपने वालों को आप बुक दो, नहीं तो इनकी तैयारी कमज़ोर रह जाएगी। आप इतना अच्छा करवा रहे हो तो आपकी बुक की वजह से, हाँ बताओ, अगर आप इतना अच्छा करवा रहे हो तो ये जो आपके जो टॉपर्स आए थे उनकी रिकमेंडेशन है कि जब इतना बेहतरीन सब कुछ चल रहा है तो फिर बाद में इनको बुक दो, ताकि इनकी जो है वो किसी भी प्रकार से तैयारी कमज़ोर नहीं हो। चले, सारी क्लासेस स्टार्ट। अब कोई बात नहीं रही, अब मैं चालू कर दूं। कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? अगर कल का किसी ने नहीं पढ़ा तो वो उसकी गलती है। मैंने पहले ही कहा था कि मैं एक दिन यूट्यूब पे और आगे ऐप पे पढ़ाऊंगा, तो आप जो है वो क्लास आपके जो फोल्डर में अपलोड करवा दी गई है, और राजस्थान पॉलिटी जो है वो आप लोग पढ़ेंगे। जो भी स्टूडेंट राजस्थान पॉलिटी पढ़ रहे हैं वो एक चीज़ का ध्यान दे लें। ये जो राजस्थान पॉलिटी आपके यहाँ प्रीलिम्स में राजस्थान पॉलिटी का पार्ट है, और मेंस में जाके ये पब्लिक एड के सिलेबस में ऐड हो जाती है। किसके सिलेबस में? पब्लिक एड के जो है वो लोक प्रशासन जो है वो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके सिलेबस में दोस्तों जो है वो ये ऐड हो जाती है, उसके सिलेबस में ये ऐड हो जाती है। और उसके साथ साथ मेंस में जाके ये थोड़ी सी राजस्थान की जो है वो पॉलिटी जो है वो इंडिया पॉलिटी में ऐड हो जाती है। तो आपको जो है वो इसे अलग अलग नहीं पढ़ना है, आपको जो है वो अलग अलग नहीं पढ़ना है, वही अपनी जो है वो पूरी प्रवृत्ति रखनी है, और अलग अलग पढ़ने का प्रयास न करें। मेरा यही विनम्र निवेदन है। और जब आप ये पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको प्रॉपर एक चीज़ का जो है पता होना चाहिए कि मेंस में कहाँ कहाँ काम आएगी। सबके कमेंट शो हो रहे हैं, बस आप कृपया करके जो है वो कमेंट न करें, यूट्यूब ना बनाएं, अपने ऐप को ऐप रहने देवें, कॉपी पेस्ट से बचें। अब प्रॉपर 2 घंटे की क्लास है तो प्रॉपर 2 घंटे जो है वो बढ़िया तरीके से पढ़ लें। मैं आगे बात समझ में? तो आप लोगों को क्या याद रखना है? राजस्थान पॉलिटी जो है वो आपके यहाँ प्री के अंदर जो है वो 15 एक नंबर की 15 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेंस में ये लोक प्रशासन का जो है पोर्शन है, और दोस्तों जो है वो मेंस में ये इंडियन पॉलिटी का जो है वो दोस्तों जो है वो उसके अंदर भी ये जो है वो आपका पोर्शन काम आता है। आपने कल जो पढ़ा वो आपने ये पढ़ा कि 153 में कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। 153 में आपने कहा कि गवर्नर होगा, 154 में कहा कि उसमें एग्जीक्यूटिव पावर होगी, 155 में आप लोगों ने जो है वो पढ़ा कि दोस्तों जो गवर्नर जो होगा उसका अपॉइंटमेंट होगा, 156 में आपने उसका कार्यकाल पढ़ा, और उसके बाद में जब आप 157 में गए तो योग्यता, और उसके बाद में शर्तें, योग्यता, और 158 में जो है वो शर्तें, और शर्तों के बाद में 159 में शपथ है। 159 में भाई साहब है शपथ। ये आर्टिकल किस किस को याद है? कुछ प्रश्न मैं आप लोगों से जो है वो पूछ रहा हूँ, कुछ प्रश्न मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। पूछ लो प्रश्न, करें स्टार्ट। कौन से संविधान संशोधन द्वारा कहा गया कि आपके यहाँ जो है वो एक व्यक्ति जो है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के गवर्नर भी हो सकते हैं? हम्म 7वें संविधान संशोधन द्वारा। वेरी गुड। और जो है वो आपके यहाँ पर गवर्नर का चयन कौन करता है? गवर्नर का चयन कौन करता है? बताओ भाई, नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, पर चयन कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत बढ़िया। कार्यकाल जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे 5 वर्ष होता है, लेकिन कार्यकाल समाप्ति के बाद जब तक उत्तराधिकारी नहीं आए तो व्यक्ति जो है वो कितने समय तक जो है वो प्रति माह या प्रति दिन के वेतन पर बना रह सकता है? प्रति माह या प्रतिदिन?
हाँ, वेरी गुड, शानदार, प्रतिदिन। अगली बात करते हैं। और अगर आपका आर्टिकल 158 बेहतर है तो फिर बाद में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, त्यागपत्र उन्हीं को देते हैं, लेकिन एक प्रॉपर ये बताएं कि इनके वेतन भत्ते परिलब्धियां ये डिसाइड कौन करता है? हाँ, वेतन भत्ते कौन करता है? हाँ रेणु जी, जरूर लेते हैं। वेतन भत्ते कौन डिसाइड करता है? संसद करता है। तो इनका वेतन केंद्र की संचित निधि पे होती है या राज्य की संचित निधि पे होता है? इनका वेतन केंद्र की संचित निधि पे होता है या राज्य की संचित निधि पे होता है? इनका वेतन केंद्र की संचित निधि पे होता है या राज्य की संचित निधि पे होता है? इनका वेतन केंद्र की संचित निधि पे होता है या राज्य की संचित निधि पे होता है? बताओ। वेरी गुड, राज्य की संचित निधि पे। और इनकी पेंशन किसकी संचित निधि पे होती है? इनकी पेंशन किसकी संचित निधि पे होती है? केंद्र की। बहुत बढ़िया। और अगर दो राज्यों का भार हो तो वेतन किस अनुपात में बांटा जाएगा, ये डिसीजन किसका होता है? ये डिसीजन किसका होता है? ऐसे चलना चाहिए कमेंट सेक्शन। ये डिसीजन किसका होता है? हाँ, वेरी गुड, ये प्रेसिडेंट का डिसीजन होता है। कुछ स्टेटमेंट्स आपने पढ़े? हाँ, तो जो है वो 100 बातों की एक बात, हम प्रॉपर मेंस के अनुसार पढ़ेंगे। हम प्रॉपर जो है वो मेंस के अनुसार पढ़ेंगे। पॉलिटी में लगभग महीना भर लगेगा, थोड़ा संयम रखना। और मैं लगभग जो है वो 1 महीने अवकाश पे हूँ, तो 1 महीने अवकाश पे हूँ तो ये पॉलिटी और इको आपको कंप्लीट करवा दूंगा। शाम को जो है वो कोई भी स्टूडेंट 8 बजे वाली क्लास से यूट्यूब पे ना चुके। जो मैं यूट्यूब पे पढ़ा देता हूँ वो वापस ऐप पे नहीं पढ़ाता हूँ। तो याद रखें, 8 बजे आज शहरीकरण का टॉपिक पढ़ेंगे। अब जो है वो 8 बजे हम लोग क्या पढ़ेंगे? शहरीकरण का जो है वो टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करें। तो दोस्तों अब जो है वो बात करते हैं राज्यपाल की जो है वो शक्तियों के बारे में। किसके बारे में बात करें दोस्तों? आपके यहाँ पे राज्यपाल की पावर्स के बारे में हम लोग जो है वो बात करते हैं। अगर हम लोग देखें तो राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो दोस्तों कई प्रकार की है। एक कार्यपालिका शक्तियां, और जो है वो हाँ, क्योंकि ये 5 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो है वो आपके यहाँ पर कार्यपालिका शक्तियाँ जो हैं वो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, विधायी शक्तियाँ जो हैं वो लेजिस्लेटिव पावर है, जुडिशियरी पावर उनके पास क्या है, फाइनेंशियल पावर उनके पास क्या है, उनके पास विवेकाधीन शक्तियाँ क्या हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या क्या है। इस डायमेंशन में हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो है वो आपको क्या क्या याद रखना है? कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, जितने भी नियुक्ति से संबंधित मामला है वो किस में आएगा दोस्तों? आपके यहाँ कार्यपालिका शक्तियां। और आपने पढ़ा है खुद, ठीक है। विधायी शक्तियां जो है वो किससे संबंधित है दोस्तों? याद रख लेना, जो भी विधानमंडल से संबंधित है वो क्या? आपकी विधायी शक्तियां। वो क्या है? विधायी शक्तियां। हाँ, और कविता जी कह रहे हैं कि सर रीजनिंग की क्लास देखो, क्लास से 8 चलेगी एक टाइम पे, बस आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी लेनी है। छोटे टाबरों की तरह बात मत करो। पहले मैं जिस प्लेटफॉर्म पे था उस समय मेरे साथ साथ 10 क्लासें चला करती थी, तो जिसको जो क्लास लेनी है वही लेगा ना। तो अब सीईटी वालों की रिवीजन क्लास चल रही है, तो मेरा कसूर थोड़ा ही है कि तुम्हें सीईटी का रिवीजन भी करना है। तो क्लास तो अपने अनुसार चलेगी ना। कई टाइम में, आने वाले टाइम में एक साथ जो है वो 4 क्लासें भी चलेगी, तो आपको जो है अपना डिसीजन लेना पड़ेगा। तो कृपया करके कमेंट सेक्शन को यूट्यूब पे मत बनाओ और जो है वो थोड़ा अपना दिखाओ, है ना। हाँ, रिंकू किराड़ डट जाओ, कमेंट सेक्शन बहुत जोड़ लिए हाथ। हाँ ठीक है। अब बात करते हैं राज्य की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में। राज्य की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में आज ही आपको इन 5 सब्जेक्ट की पीडीएफ मिल जाएगी, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। बढ़िया तरीके से जो है वो पढ़ो। अब दोस्तों क्या याद रखना है? राज्य की कार्यपालिका शक्तियों के अंदर आप लोगों ने पहले ही पढ़ा कि राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से होंगे, और राज्यपाल इस संबंध में जो है वो नियम भी बना सकता है। और राज्य की कार्यपालिका शक्तियां दोस्तों, सबसे पहले अगर राज्य की कार्यपालिका शक्ति कोई है तो आर्टिकल 54 क्या कहता है? आर्टिकल 54 क्या कहता है? आर्टिकल
54 क्या कहता है, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां जो है वो दोस्तों आपके जो है वो हाँ राज्यपाल में होगी, और राज्यपाल जो है वो इनका उपयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। इनका उपयोग जो अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा, अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा, अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। याद रह जाएगा, सॉरी हाँ आर्टिकल 154 याद रह जाएगा तुम लोगों को, अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। अब तुम मुझे ये बताओ कि कौन से आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि दोस्तों राज्यपाल की सहायता के लिए, राज्यपाल की सहायता के लिए, राज्यपाल की सहायता के लिए, राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी, और उस मंत्री परिषद का प्रमुख, और उस मंत्री परिषद का प्रमुख सीएम होगा। ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, किसी ने पढ़ा हुआ है तो बताओ, हमें भी पता चले। वेरी गुड। 163 164 मत करो, इन 3 आर्टिकल को हमेशा साथ ही पढ़ा जाता है। तो आज हम लोग जो है वो आर्टिकल ही आर्टिकल पढ़ेंगे, आज हम आर्टिकल ही आर्टिकल पढ़ेंगे। गवर्नर का मतलब ये नहीं है कि हम विधानमंडल नहीं पढ़ें। तो दोस्तों आप लोगों को क्या याद रखना है, आर्टिकल 154 के साथ एक दूसरा आर्टिकल पढ़ा जाता है। आर्टिकल 154 ये कहता है कि राज्य की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स गवर्नर में निहित होगी, और गवर्नर जो है वो अपने अधीनस्थ के माध्यम से इनका उपयोग करेगा। इसके जस्ट बाद में आर्टिकल 163 पढ़ा जाना चाहिए। गवर्नर की सहायता के लिए, गवर्नर को परामर्श देने के लिए, सहायता के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, एक मंत्री परिषद होगी, और मंत्री परिषद होगी, और मंत्री परिषद होने के बाद होगी जिसका प्रमुख सीएम होगा, जिसका प्रमुख सीएम होगा, जिसका प्रमुख क्या होगा, सीएम होगा, जिसका प्रमुख क्या होगा, सीएम होगा। ये बताओ किस किस को क्लियर, हाँ 163 किस किस को क्लियर। चलो आगे। अब 164 क्या कहता है, क्योंकि हम एग्जीक्यूटिव पावर की बात कर रहे हैं तो ये तीनों आर्टिकल तो सबसे पहले आते हैं। हाँ, सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और मंत्री परिषद का प्रमुख जो है वो सीएम होगा। और 164 क्या कहता है, 164 जो है वो ये कहता है कि गवर्नर पहले सीएम की नियुक्ति करेंगे, और उसके बाद में सीएम के परामर्श पे, सीएम के परामर्श पर मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। किसकी नियुक्ति करेंगे, मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। किसकी नियुक्ति करेंगे, मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। तो ये भी याद रखना, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो कार्यपालिका पावर्स जो हैं, आपको 3 से 4 दिन लगेंगे राज्यपाल में। तो कार्यपालिका शक्तियां जो है दोस्तों याद रखें, आपकी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं वो आप लोगों को याद रखना है कि सारी किस में है, गवर्नर में है, और गवर्नर के नाम से ही सारे काम होते हैं। तो 163 में क्या कहा, गवर्नर की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसका प्रमुख सीएम होगा। फिर गवर्नर सीएम की नियुक्ति करेगा और सीएम के परामर्श में मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। आप नहीं देखते हो, जैसे अपने यहाँ पे जो है वो भजन लाल जी जो है वो सीएम बने, फिर भजन लाल जी एक बड़ी ऐसी लिस्ट देते हैं कि देखो जी इनको जो है वो मंत्री बना दो, तो फिर उनको जो है वो मंत्री बना देते हैं गवर्नर साहब। उसी तरीके से आपने नहीं देखा, हाँ। तो एकदम क्लियर, ये 3 आर्टिकल, क्योंकि पूरा खेल जो है ना कॉन्सेप्ट के साथ साथ आर्टिकल का है। और एक बात मैं फिर बता देता हूं, जब आप गवर्नर पढ़ रहे हैं तो यहां बहुत सारे आर्टिकल्स की बात आएंगी। तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे आर्टिकल यहीं पढ़े जाएं। अभी उन आर्टिकल के बारे में केवल चर्चा होगी जब हम 163 में जाएंगे। जब हम 164 में जाएंगे तो दोस्तों उसके बाद में जो है उसके बारे में डिटेल में चर्चा होगी। उसके बाद में जो है उसके बारे में जो है वो डिटेल में चर्चा होगी। तो जो है वो ये आप लोगों को एक चीज जो है वो याद रखनी है, ये आप लोगों को जो है वो याद रखनी है। हाँ, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, यहाँ जो है शुभम किसकी बात हो रही है, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस की। जो एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है वो पूरी की पूरी जो है वो गवर्नर के अंदर जो है वो होगी, ये एकदम क्लियर है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाह रहा हूं, जो लोग जिनमें पेशेंस नहीं होता, जो कहते हैं बस जल्दी जल्दी सब कवर करवा दो, उनसे मेरा निवेदन है कि मैंने यहाँ 163 और 164 का डिस्कशन किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि 163 और 164 खत्म हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है। यहां मैंने केवल इनको मेंशन किया है, इसलिए मेंशन किया कि तुम याद कर लो।
नहीं तो जनरली मैं केवल इतना ही बताता, जनरली मैं आपको इतना ही बताता कि जो है वो राज्य की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स गवर्नर में निहित होती है। गवर्नर की सहायता के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जिसका हेड जो है वो सीएम होता है। गवर्नर सीएम की नियुक्ति करता है, सीएम के परामर्श पे जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्रियों की नियुक्ति होती है। मैं इतना ही बताता, इतने से काम चल जाता, इतने से काम चल जाता। मैंने ये क्यों बताया कि ये 154 में है, ये आपका जो है वो दोस्तों 163 में, ये 164 में, ताकि इसका तो रिवीजन हो जाए और ये आगे की तैयारी हो जाए, क्योंकि 163-64 में जाएंगे तब पढ़ेंगे ना, 163-64 में जाएंगे तब पढ़ेंगे भाई, टेंशन लेने की क्या जरूरत है। 163-64 में जाएंगे तब पढ़ेंगे, टेंशन लेने की क्या जरूरत है। क्लियर, आ रही है बात समझ में? चलें आगे। तो दोस्तों जो है वो आपको जो है वो 3 पावर समझ में आई, 163, 164 आप लोगों को जो है वो समझ में आया। उसके अलावा क्या क्या पावर्स हैं? उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करना, आरपीएससी के जो भी मेंबर्स हैं उनकी नियुक्ति करना या उनके अध्यक्ष की नियुक्ति करना किसकी पावर है? गवर्नर की पावर है। किसकी पावर है भाई? गवर्नर की पावर है। अब तुम लोग बोलोगे सर जो है वो ये किसकी परामर्श से करता है? हर जगह एक ही बात, हर जगह एक ही बात, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की परामर्श से, क्योंकि उनकी सहायता के लिए क्या है? मंत्रिपरिषद। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करना, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करना किसका काम है? राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करना किसका काम है? गवर्नर का काम है। परामर्श कौन करता है? सर परामर्श तो जो मंत्रिपरिषद करती है, तो फिर रट्टा लगाने की क्या जरूरत है? चाहे आरपीएससी हो, चाहे राज्य निर्वाचन आयोग हो, चाहे राज्य वित्त आयोग हो, हाँ, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करना किसका काम है भाई? आपके गवर्नर का काम है। परामर्श कौन करता है? कि सर परामर्श तो जो है वो कौन करता है? आपका जो है वो कौन करता है? मंत्रिपरिषद करती है। हाँ, लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर साहब करते हैं। परामर्श कौन करते हैं? मंत्रिपरिषद करती है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो है उनकी नियुक्ति कौन करता है? आपके जो है वो दोस्तों जो है वो गवर्नर साहब करते हैं। परामर्श कौन करता है? तो परामर्श के अंदर जो है वो दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, सीएम होते हैं, विपक्षी दल के नेता होते हैं, सब मिलकर एक समिति बनती है और वो परामर्श करती है। उसके बाद में जो है वो इनकी नियुक्ति होती है। सूचना आयोग की जो है वो दोस्तों नियुक्ति कौन करता है? तो यही करते हैं। बाल संरक्षण आयोग की नियुक्ति कौन करता है? यही करते हैं। राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं? तो दोस्तों जो आपका एडवोकेट जनरल है उनकी नियुक्ति भी 165 के तहत, आपके 165 के तहत जो है वो उनकी नियुक्ति भी यही करते हैं। सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के खुद तो जो है वो चांसलर होते ही हैं, कुलाधिपति होते ही हैं, लेकिन दोस्तों वहां के वाइस चांसलर की नियुक्ति कौन करता है? यही करते हैं। कौन करते हैं? यही करते हैं। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं कि सर लोकायुक्त यहीं पढ़ा दो, मानवाधिकार आयोग यहीं पढ़ा दो, वित्त आयोग यहीं पढ़ा दो, सूचना आयोग यहीं पढ़ा दो, महाधिवक्ता यहीं पढ़ा दो। जब हम गवर्नर से फ्री हो जाएंगे, जब आगे के आर्टिकल में जाएंगे तो पहले 163 पढ़ेंगे, 64 पढ़ेंगे, 65 जाएंगे तो महाधिवक्ता पढ़ लेंगे, तो वहां सारे आर्टिकल्स हम पढ़ेंगे। यहां आप राज्यपाल को मेंस के अनुसार पढ़ रहे हैं कि कल को अगर 5 नंबर का प्रश्न आ जाए तो 5 लाइन नहीं 15 लाइन आनी चाहिए। 5 लाइन नहीं, आपके पास जो है वो 15 लाइन आनी चाहिए। और 15 लाइन आपके पास क्या होता है? लोकायुक्त जांच करते हैं, लोकायुक्त का अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। हाँ, तो जो है वो आपके पास 5 की जगह 15 लाइन होनी चाहिए और आप प्रॉपर लिख सके कि हाँ भाई ये काम है। ठीक है, तो दोस्तों आगे बात करते हैं। क्या क्या याद रखना आप लोगों को? राज्यपाल के पास जितनी भी उनकी जो है वो पावर्स हैं, और वो कौन सी दोस्तों? उनकी कार्यपालिका की पावर्स। अब आपने 163 पढ़ा, आपने 163 पढ़ा ना भाई, आपने 163 पढ़ा और आपने क्या कहा? गवर्नर की सहायता के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी और उसका हेड जो है वो सीएम होगा। पढ़ा तुम लोगों ने? इतनी बात तो पढ़ी। उसके साथ साथ 164 तुमने क्या कहा? गवर्नर पहले सीएम की नियुक्ति करेगा और उनके परामर्श पे फिर गवर्नर साहब है मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। पढ़ा तुम लोगों ने ये?
आपने आर्टिकल 165 क्या पढ़ा? आपने आर्टिकल 165 पढ़ा, महाधिवक्ता। गवर्नर किसकी नियुक्ति करता है? एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। आप इस शब्द को समझ लें थोड़ा, वैसे तो इसको 1 घंटे में हम आगे पढ़ेंगे, बट बेसिक तो समझ लें। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल क्या होता है, क्योंकि आपके 4-5 आर्टिकल अभी तैयार होने वाले हैं। महाधिवक्ता से क्या तात्पर्य है? महाधिवक्ता से क्या तात्पर्य है? देखो, हर इंसान को जीवन में डॉक्टर, वकील, इनकी जरूरत पड़ती है ना, उसी तरीके से सरकार को भी जो है वो दोस्तों जो है वो, हाँ, तो दोस्तों जो है वो याद रख लेना। मनीष इधर ध्यान दो यार प्लीज। जो सरकार को भी क्या जरूरत पड़ती है? सरकार को भी जो है वो दोस्तों जो है वो वकील की जरूरत पड़ती है। तो राज्य के अंदर जो सबसे बड़ा वकील या विधिक अधिकारी होता है, राज्य का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी, जो हर जगह सरकार की पैरवी करता है, हर जगह जो सरकार की पैरवी करता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं पर भी सरकार की पैरवी करता है, उसे हम बोलते हैं एडवोकेट जनरल। अभी के लिए बस इतनी सी बात याद रख लो। महाधिवक्ता का तात्पर्य क्या है? सरकार का मुख्य वकील भाई, सरकार का लीगल एडवाइजर मान लो, सरकार का जो है वो एडवोकेट मान लो, सरकार के लिए जो है वो दोस्तों जो है वो क्या है? ये मुख्य वकील। बस आई बात समझ में? महाधिवक्ता। अब हम 2 आर्टिकल यहीं पढ़ लेते हैं। एक आर्टिकल 166 है और एक आर्टिकल 167 है, तो ये बाद में तो पढ़ेंगे, लेकिन अपने को जो है वो पहले से याद हो जाएंगे ना 5 आर्टिकल। बताओ हो जाएंगे क्या 5 आर्टिकल? पहले से याद हो जाएंगे? बढ़िया काम हो जाए ना, सुबह सुबह अगर 5 आर्टिकल याद और हो जाए भाई। 153 से लेकर 59 तक तो तुम्हें याद है, फिर अगर ये 5 आर्टिकल और याद हो जाए तो बढ़िया काम हो जाए ना। 3 तो याद हो गए। गवर्नर की सहायता के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, उसका हेड सीएम होगा। गवर्नर सीएम की नियुक्ति करेगा और सीएम के परामर्श पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नियुक्ति होगी। फिर दोस्तों जो है वो आपके महाधिवक्ता। अब 166 क्या कहता है? राज्यपाल राज्य के विभिन्न विभागों के कार्य बंटवारे से संबंधित नियम जो है वो दोस्तों जो है वो कार्य बंटवारे से संबंधित नियम निर्मित करवाता है। याद रखिए, जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि अब यहां पे फिर मैं आपको बता रहा हूं, इस आर्टिकल में भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 166 कहता है कि गवर्नर साहब जो है वो विभिन्न विभाग में जो है वो कार्य बंटवारे के नियम भी बनाते हैं। तो ये तो सबको ही पता है ना, कार्य बंटवारे के जो है वो नियम भी, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी यही करता है। अब सबको ही पता है ये चीज तो, कि गवर्नर साहब ही तो बनाते हैं कि ये फाइनेंस मिनिस्टर होगा, ये होम मिनिस्टर होगा, ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर होगा, ये रेवेन्यू मिनिस्टर होगा, ये हेल्थ मिनिस्टर होगा, ये एजुकेशन मिनिस्टर होगा। तो जब इनको बना गवर्नर साहब रहे हैं तो काम भी बांट देते हैं। 166 क्या कहता है? विभागों के कार्य का बंटवारा, विभागों के कार्य का बंटवारा। तो जो हर डिपार्टमेंट में क्या क्या कार्य दिए गए हैं वो गवर्नर साहब डिसाइड करते हैं। और दोस्तों वो ये बात है। मनीष मैंने आते ही इंफॉर्मेशन दे दी, तो अब या तो तू रिकॉर्डेड देख लेना या फिर बाद में भाई पेशेंस रख ले, है ना, क्योंकि 8 बजे का शेड्यूल लगा हुआ था। मैं वैसे ही 5 मिनट लेट आया था और तू 15 मिनट लेट आया था, तो हमारी कोई गलती नहीं है। कमल जी, कभी ऐसा नहीं होता है कि हमारी टेक्निकल टीम के नंबर बंद आए 9 से 5 के बीच में। उसके बाद उनका भी जीवन है, उनका भी घर परिवार है, तो आप अपनी सहूलियत नहीं देखें, उनकी भी सहूलियत देखें। तो आप भी मनुष्य हैं, वो भी मनुष्य हैं भाई। 9 बजे आएंगे, 6 बजे अपने घर जाएंगे ना, तो 9 से 6 के या 5 के बीच में कॉल करें, वो आपका कॉल जरूर उठाएंगे। हाँ, और अपना पेशेंस रखें, बदतमीजी से बात ना करें किसी के साथ। हाँ, हो सकता है वो बिजी चल रहे हैं, उनके पास इतने कॉल, हाँ, तो नंबर तो बंद आएंगे ना, नंबर तो बंद आएंगे। 9 से 5 के बीच में नंबर बंद आएंगे। अभी 9 बजे जैसे ही अगला जो ऑफिस आएगा तभी नंबर चालू करेगा ना। नहीं, रात को फिर बाद में जो है ऐसे फोन ही बजते रहेंगे, तो फिर बाद में जो है वो कोई आदमी कैसे सो पाएगा? आई बात समझ में? हाँ हाँ, ये कपिल, ये काम जो है वो 1-2 दिन में करवाते हैं। और बताओ, और बताओ क्या चाहिए तुम लोगों को? राज्यपाल के इन सभी को पद से हटा सकते हैं क्या? हाँ नेमीचंद जी, अगर सीएम साहब सिफारिश कर दे तो। अगर जो है वो सीएम साहब जो है वो सिफारिश कर दे तो, सीएम साहब का देना इनको मंत्री हटा दो, तो राज्यपाल साहब अगले दिन ही हटा देंगे। लेकिन फिर क्या कहा मैंने? जिन्होंने पूछा था अभी ये क्वेश्चन, हाँ, ये क्वेश्चन जिन्होंने पूछा उनको मैंने 3 मिनट पहले क्या बताया?
कि जब हम मंत्री परिषद में चलेंगे और जब हम सीएम के बारे में बात करेंगे तो वो एक अलग टॉपिक होगा। मैं यहाँ केवल चर्चा कर रहा हूँ और आपको आगे की आने वाली चीज़ों का पहले ही आभास करवा रहा हूँ। तो कृपया करके आप राज्यपाल से संबंधित बातें पूछते रहें और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें, है ना। तो आर्टिकल 166 रेखा जी, सिंपल सी बात है, विभागों के बीच कार्य का बंटवारा करने का काम भी जो है वो किसका है? विभागों के बीच कार्य का बंटवारा भी जो है वो गवर्नर साहब करते हैं। किसकी सिफारिश पे करते हैं? आपकी जो मंत्री परिषद और सीएम साहब की सिफारिश पे करते हैं। आई बात समझ में? चलो फिर आगे बात करते हैं और आगे ध्यान देते हैं। अब ये आपका 166 क्या हुआ? विभागों के बीच कार्य बंटवारा, विभागों के बीच कार्य बंटवारा। अब बात करते हैं 167, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है, ये आपका 167 बहुत इंपॉर्टेंट है। 167 के अंदर पहले क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि आर्टिकल 167 में सीएम के कर्तव्य है, दायित्व है, उत्तरदायित्व है या अधिकार है? पहला तो यही प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है दोस्तों? आप लोग याद रखें कि पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है कि राज्यपाल के संदर्भ में आर्टिकल 167 क्या कहता है? राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, मुख्यमंत्री के कर्तव्य। और यहां 167 का आरपीएससी ने एक प्रश्न तो यही पूछा हुआ है आर्टिकल 167 का कि आर्टिकल 167 में सीएम के शक्तियां हैं, शब्द क्या है मेन? कर्तव्य है, दायित्व है, अधिकार है, उत्तरदायित्व है। यही प्रश्न पूछा हुआ है। तो पहले तो क्या याद रखना है? सीएम की ड्यूटीज हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी मत कर देना, ज्योति बताने के बावजूद गलती कर रहे हो। हाँ, तो क्या याद रखना है? सीएम के कर्तव्य है। अब सीएम का क्या कर्तव्य है? देखो एक बात बताओ, हाँ आप लोगों को क्या याद रखना चाहिए? राज्य में जितना भी काम हो रहा है वो सीएम के अनुसार ही होता है। लेकिन बताओ, राज्यपाल साहब को उनकी सूचना मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? सीएम की ये ड्यूटी नहीं बनती क्या वो सारी बातें जो राज्यपाल को बताए, जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो बताते रहे, टाइम पे टाइम पे टाइम पे बताते रहना चाहिए? क्योंकि संवैधानिक प्रमुख तो हमारे राज्यपाल साहब ही हैं, वास्तविक प्रमुख हमारे सीएम साहब हैं। काम तो जो है चलते हैं वो चलते रहेंगे, लेकिन एटलीस्ट सीएम साहब को राज्य की प्रशासनिक और विधायी मामलों की जानकारी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? शब्द का उल्लेख है जी, है ना। तो अब दोस्तों बात करते हैं आपके यहाँ पे, तो मुख्यमंत्री समय समय पर सरकार की गतिविधियों के बारे में गवर्नर को अवगत करवाएं, गवर्नर को अवगत करवाएं, गवर्नर को जो है वो अवगत करवाए, गवर्नर को टाइम टाइम पर सरकार की जो एक्टिविटीज है उनके बारे में बताएं। प्रशासनिक गतिविधियों के बारे में अगर राज्यपाल सूचना मांग लेवे तो फिर मुख्यमंत्री उपलब्ध करवाए। एक तो पहले बिना मांगे उपलब्ध करवाए, लेकिन अगला अगर राज्यपाल साहब कहे भाई ये इंफॉर्मेशन दो, क्या चल रहा है तुम्हारा वहां पे, तो यहां सीएम की एक ड्यूटी है कि दोस्तों जो है वो दोस्तों याद रखना है कि सीएम की ड्यूटी है कि वो जो है वो सूचना देवे। लेकिन इसके अंदर तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आप लोगों को याद रखना है, और वो क्या याद रखना है? देखो अब आपको यहां समझना है, और वो समझना क्या है कि सीएम साहब के परामर्श पे, सीएम के परामर्श पर राज्यपाल साहब मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं ना, मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं। मतलब कौन किस चीज का मंत्री बनेगा डिसाइड ये करते हैं, पर इसे इंप्लीमेंट गवर्नर करते हैं। इंप्लीमेंट कौन करते हैं? गवर्नर। हाँ, इंप्लीमेंट कौन करते हैं? गवर्नर। ये तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब यहां पे आपको दो चीज याद रखनी है कि मंत्री परिषद जो है वो आपके यहां व्यक्तिगत रूप से किसके लिए जिम्मेदार है? मंत्री परिषद का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके लिए है? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति है? उसे नियुक्त किसने किया है भाई? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति है बताओ? मंत्री परिषद का। जितने भी मंत्री परिषद टोटल है वो पर्सनली किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? बताओ भाई, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके लिए? नियुक्ति किसने की?
गवर्नर है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चलो। सीएम साहब ने केवल परामर्श दिया है, सीएम साहब ने केवल परामर्श दिया है, सीएम साहब ने केवल परामर्श दिया है। हाँ, अब जैसे मम्मी ने तो केवल तुम्हारी सिफारिश की है, तो पापा ने दिए ना पैसे, तो जो है वो तुम पर्सनली सबसे पहले रेस्पॉन्सिबल किसके लिए हो? पापा के लिए हो। मम्मी तो सिफारिश करती हैं, वास्तविक प्रमुख तो मम्मी है। लेकिन जो है वो अगर हम संवैधानिक प्रमुख देखें घर में तो पिताजी है ना, तो बस वैसी सी बात है। तो चलनी तो सीएम साहब की है, पर सारे काम किसके नाम से होते हैं? सारे काम जो है वो गवर्नर साहब के नाम से होते हैं, है ना। तो वैसी ही बात है घर पे भी, तो चलनी तो माता जी की है, लेकिन सारे काम पिताजी के नाम से होते हैं, पहले डिस्कस हो जाते हैं सारे काम। हाँ, तो दोस्तों जो है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो है वो मंत्री परिषद का किसके प्रति बनता है? राज्यपाल के पास बनता है। किसके पास बनता है? राज्यपाल के पास बनता है। अब कोई मंत्री कोई विचार लेके आया, मंत्री कोई विचार लेके आया, मंत्री जो है वो कोई विचार लेकर आया, नहीं लीलाधर जी पॉसिबल नहीं है। हाँ, मंत्री अगर कोई विचार लेकर आया और मंत्री का कोई विचार है, मंत्री की कोई बात है, और मंत्री की उस बात पर जो है वो मंत्री परिषद में चर्चा नहीं हो रही, मंत्री परिषद में चर्चा नहीं हो रही, मंत्री परिषद में उस पर चर्चा ही नहीं की जा रही, उसको अवॉइड किया जा रहा है। मान लो कोई आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, वो हर बार मंत्रिपरिषद की बैठक में कह रहे हैं कि भाई हमें जो है वो नई नीति लानी चाहिए, इस बात पे विचार करना चाहिए, ये सारी चीज जो है वो। हाँ, सामान्यतः शूरवीर साहब बाध्य ही हैं, टेंशन मत लें। 163-64 पे जाएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। कृपया करके यहाँ पे आगे वाली चीज़ों का आप जो है वो पूर्वाभ्यास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पूर्वाभ्यास कर रहे हैं। तो अब आपको क्या याद रखना है दोस्तों, कि जो है वो मंत्री ने कोई ये मैं आपको आर्टिकल समझा रहा हूँ, 167 चल रहा है वो आर्टिकल समझा रहा हूँ, और ये पूरी गाथा मेरे को इसीलिए यहाँ बतानी पड़ रही है, नहीं मैं 163 में जाके बताता। ये यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपको जो है वो जितने भी कार्यपालिका कार्य है ना वो समझ में आ जाए, तो पेशेंस रखें, थोड़ा समझे। तो मान लो मंत्री परिषद जो है वो व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के पास जो है वो राज्यपाल के प्रति जिम्मेदार है, राज्यपाल के प्रति उत्तरदायित्व है। अब दोस्तों याद रखें, मंत्री ने कोई ऐसा मुद्दा है जिसमें मंत्री चाहते हैं कि इसकी चर्चा मंत्री परिषद में होनी चाहिए, लेकिन और सब उन्हें अवॉइड कर रहे हैं, वो डेली बोलते कि नहीं आप रहने दो साहब, आप रहने दो साहब, आप रहने दो। तो बताओ ये आदमी कहां जाएगा? इस आदमी को कहां जाना चाहिए? इस कंडीशन के अंदर इस आदमी को कहां जाना चाहिए? तुम बताओ, इस आदमी को कहां जाना चाहिए इस कंडीशन में? सीएम के पास जाना चाहिए, गवर्नर के पास जाना चाहिए? मंत्री की कोई बात पर मंत्री परिषद में चर्चा नहीं हो रही, बार बार अवॉइड किया जा रहा है, तो वो आदमी कहां जाए? तो 2-4 ने कहा कि सीएम के पास जाए। ये तो बात तुम लोगों ने बहुत सही बताई। अब जो सीएम की बात कर रहे हैं उनमें एक बेसिक सेंस होना चाहिए ना, मंत्री परिषद में सीएम इंक्लूड है। सीएम साहब भी अगर चर्चा कर रहे होते तो सामने ही तो बैठे हैं, तुम फिर गलत कर रहे हो। भाई अभिमन्यु, तुम कह रहे हो कि सीएम के पास जाओ, तो मंत्री परिषद के अंदर तो सीएम साहब इंक्लूड ही है, तो वो चर्चा करने ही देते, तो फिर बाद में तो सीएम साहब करवा ही लेते चर्चा, ये मुद्दा ही नहीं था। ये मुद्दा तो तब है ना जब मंत्री की बात नहीं सुनी जा रही। तो मंत्री दोस्तों जो है वो याद रखें, हाँ मंत्री जो है वो कहाँ जाएंगे? राज्यपाल के पास जाएंगे। फिर राज्यपाल जो है वो कहेंगे कि इनकी बात पे चर्चा की जाए, तो राज्यपाल दोस्तों जो है किसी भी निर्णय को मंत्री परिषद के समक्ष रखवा सकते हैं, जो कि दोस्तों याद रखें मंत्री द्वारा तो लिया गया है, लेकिन मंत्री परिषद ने उसका विचार नहीं किया। अब आई बात समझ में? अब 167 एग्जैक्ट समझ में आएगा कि राज्यपाल किसी निर्णय को मंत्री परिषद के समक्ष रखवा सकते हैं। मंत्री ने तो वो निर्णय लिया है, लेकिन मंत्री परिषद उस पर विचार नहीं कर रही, तो राज्यपाल साहब कहेंगे देखो भाई तुम लोग जो ना एक साथ तो इकट्ठे रहो, जो है वो अलग से जो अलग अलग मत फिरो, इस भाई की बात पे जो चर्चा करो, इस भाई की बात पे चर्चा करो। ये आपका आर्टिकल 167 है, आर्टिकल 167 है। आर्टिकल्स 167 क्या है? मुख्यमंत्री टाइम टू टाइम सूचना देवे, अगर राज्यपाल साहब सूचना मांगे तो मुख्यमंत्री हाथों हाथ सूचना देवे, और मंत्री की किसी निर्णय पे विचार नहीं हुआ है तो राज्यपाल मंत्री परिषद के सामने उसे रखवाएंगे और कहेंगे चर्चा कर लो। ये है आपका 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि सीएम के कर्तव्य क्या क्या हैं।
आई बात समझ में? अब कहीं से जो है रुका नहीं जा रहा कि सर ये उत्तरदायित्व वाला और समझाओ ना मैं, तो वैसे तो आगे समझते लेकिन नहीं रुका जा रहा, तो चलो समझा देता हूँ यही। देखो याद रखना कि आपके यहाँ पर जो है वो उत्तरदायित्व जनरली दो प्रकार का होता है। मंत्री परिषद का उत्तरदायित्व है सामान्यतः जो है दो प्रकार का होता है। जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये व्यक्तिगत रूप से उस आदमी के प्रति जिम्मेदार होते हैं जो इनकी नियुक्ति करता है। और नियुक्ति कौन करता है बेटा जी? गवर्नर करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। और दोस्तों ये सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं। सामूहिक रूप से किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? जहां दोस्तों ये चुन के आते हैं, तो विधानसभा के प्रति ये सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति? सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति। याद रखें हमेशा। हाँ, ये एकदम प्रॉपर याद होना चाहिए कि आपकी मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से गवर्नर ने उन्हें अपॉइंट किया तो उनके प्रति रेस्पॉन्सिबल है, उनके प्रसाद पर्यंत है। और दोस्तों जो है वो आपका सामूहिक उत्तरदायित्व है, विधानसभा के प्रति होता है। तभी तो मंत्री परिषद की कोई काम की आलोचना करना हो तो विधानसभा में निंदा प्रस्ताव ले आते हैं। विधानसभा के अंदर जो है वो मंत्री परिषद को बर्खास्त करना हो तो अविश्वास प्रस्ताव ले आते हैं, क्योंकि वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल है आपके जो है वो दोस्तों विधानसभा के लिए। लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं वो नैतिक रूप से जिम्मेदार किसके लिए है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नैतिक रूप से जिम्मेदार किसके लिए है? तो अगर ये भी पूछ ले तो ये संकल्पना क्या कहती है? वो जनता के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार है। वो किसके लिए? जनता के लिए जो है वो दोस्तों नैतिक रूप से जिम्मेदार है। ये मैं आज से आपको 4 दिन बाद में पढ़ा था, लेकिन कईयों से नहीं रुका जाता। कुछ रूल बता दूं मैं क्लास के, तो थोड़ी शांति पड़ जाए, क्योंकि तुम सब आरएस के स्टूडेंट हो। हाँ, शांति तो मैं कमेंट सेक्शन को अगर थोड़ा ठीक रखोगे, संजीदा रखोगे, तो आपकी सारी बातें जो है वो मेरे पास पहुंच पाएगी। लेकिन कुछ लोगों को आदत नहीं है। तो देखो, या तो तुम आरएस के स्टूडेंट नहीं हो, या फिर कोई और समस्या है। तो मैं थोड़े से क्लास के रूल बता देता हूँ, और ये मेरे ही नहीं, हर टीचर के क्लास में लागू होना चाहिए। ऑडिट टीम हर कमेंट की जांच करती है। ब्लॉक हो जाओगे, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर कितने तापड़े तोड़ने ना, उतने तोड़ लेना, भले तुम जो है वो वापस अनब्लॉक नहीं हो पाएंगे। मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ, पहले से जो है वो आपको जो है वो बात बता देता हूँ। आप अपने इस कमेंट सेक्शन को यूट्यूब का कमेंट सेक्शन ना समझें, क्योंकि ऐप पर आप भुगतान करने के बाद आए हैं। उसके बाद में जो है आपकी बात इम्पोर्टेंट है तो अगले की बात भी इम्पोर्टेंट है। आपकी बात जो इम्पोर्टेंट है तो अगले की बात भी इम्पोर्टेंट है। तो आपके कमेंट्स का जो आपको अन्य जानकारी अगर चाहिए तो आते ही 5 मिनट या जाते टाइम 5 मिनट, बीच में जो है ये 2 घंटे तुम्हारी ये प्रवृत्ति सुधार लो, नहीं इसका खामियाजा आप ही भुगतेंगे। पिछले बैच के अंदर भी 5-4 जनों ने भुगता था। 4-5 लोगों की ओवर एक्टिंग जो है ना वो हमेशा चलती रहती है। उनको लगता है कि क्लास में हो हा मचाने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो गलत है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरे को ऐसा किसी ने किया नहीं है, मैं बस जनरली बता रहा हूँ, पहले दिन ही बता देता हूँ। हाँ, तो ये 4-5-7 जनों की प्रवृत्ति होती है कि जो वो क्लास में हो हा करने से, फालतू कमेंट करने से, या टीचर की नज़र में आने से, या ज़्यादा चूंचपाट करने से जो है उसकी इमेज बन जाएगी, तो ये गलत बात है। आपकी वजह से अगर किसी भी दूसरे विद्यार्थी का टाइम खराब होता है, या तो आपके पास बथेरे पैसे हैं तो आप जयपुर जाओ और जो है वो बढ़िया तरीके से लुटा के आओ, हमें कोई जो है वो ज़रूरत नहीं है। फिर बता रहा हूँ भाई, हमारे पास जो लोग पढ़ रहे हैं वो वही लोग पढ़ रहे हैं जो हाउसवाइफ है, अपने जो चूल्हे चौके का काम करके पढ़ने का टाइम निकाल रही हैं। एक्स सर्विसमैन है, या जो है वो आपके यहाँ फौज में है तो वो नौकरी के साथ टाइम निकाल पा रहे हैं। जो आदमी झुग्गी झोपड़ी में बैठा है, जो गाँव में ढाणी में बैठा है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो हमारे पास पढ़ रहा है, और हमें उनमें से रिजल्ट निकालना है। तो हमारे लिए वैसे ही बहुत सारे चैलेंज है। हमें जो है वो उनमें से चैलेंज जो है वो सिलेक्शन निकालने, तो हमारे पास जो है वैसे ही बहुत चैलेंज है। तो तुम्हारी जो ये कमेंट सेक्शन में जो है वो बिना मतलब की जो नौटंकी है उसको समय से बंद कर लेना, नहीं तो हाँ, नहीं तो क्या होगा, ब्लॉक भी हो जाओगे और कहीं सुनवाई भी नहीं होगी। मैं एकदम क्लियर है, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो अधिकार में है। आप किसी टीचर को, मेरी क्लास में शांति से बैठे रहो, दूसरे टीचर को परेशान करो, तो ये जो है ना, ये आरएस बनने के लक्षण तो नहीं है, फिर तुम जो है वो गलत जगह हो।
फिर तुम जो है वो गलत जगह हो। अगर जो है वो अफोर्डेबल है, वहनीय है, कम प्राइस में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गंभीर नहीं है। हम आपको क्वालिटी वो दे रहे हैं जो बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट जो है वो बोल रहे हैं ना, उससे ज्यादा आपको क्वालिटी दे रहे हैं। और आपने पढ़ के देख लिया होगा सारे टीचर से, कंपैरिजन कर लेना भले ही आप कहीं जाके, तो हम आपको वो क्वालिटी दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी उतनी ही फीस लें। तो ये आपके लिए अफोर्डेबल है। आपका भी जीके के आरएस की तैयारी हो सकती है, तभी आप यहाँ आए हैं, नहीं आप वहीं चले जाते। भाई बेसिक सी बात है ना, आपको अगर लाखों रुपए देने थे तो आप वहीं चले जाते हैं। बहुत बड़े बड़े संस्थान है, जयपुर में 5-7 संस्थान हैं, दिल्ली जा सकते हो आप, जोधपुर जा सकते हो। आप यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि अफोर्डेबल है, आपकी रेंज से बाहर थी, आपकी रेंज से चीज जो है वो बाहर थी, या फिर आपको कंटेंट पे ट्रस्ट था। तो आपको दो ही कारण है बूस्टर ज्वाइन करने के, दो ही कारण हैं। पहली चीज अफोर्डेबल है, दूसरी चीज जो है वो कंटेंट अच्छा है, तीसरी चीज टीचर ठीक है। ठीक है, तो अगर आप पहली चीज में हो कि दोस्तों ये जो है वो अफोर्डेबल है इसलिए आप आए हैं, तो इस चीज की वैल्यू रखें कि आपको वो चीज इतनी कम प्राइस में मिल रही है। पूरी टीम जो है वो दोस्तों जो है वो आपको बढ़िया मिल रही है। आरती या तो टाइम से आ जाया करो या फिर टाइम से जाया करो, मतलब स्टार्टिंग के 5 मिनट है या जाते टाइम 5 मिनट देख लिया करो अपने, ऐसे जो है वो। हाँ, ये जो तुम्हारे कमेंट है आरती जी, अभी मैं बता रहा हूं फिर भी जो है प्रवृत्ति नहीं सुधर रही। तो एग्जैक्टली या तो आओ टाइम पे तो 5 मिनट में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, या जाओ टाइम से ताकि 5 मिनट में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एकदम क्लियर है। अब अगर कोई बिना मतलब का कमेंट करता है तो प्रॉपर ब्लॉक होएगा। और जो ये प्रवृत्ति होती है ना, चल यहाँ रहे हैं आगे की बात, तो वो भी जो है वो आराम से ब्लॉक होने के लिए तैयार रहे। जो चल रहा है उससे संबंधित बात पूछे, क्लास में जो है वो ज्ञान दिखाने के लिए नहीं। हाँ, नहीं तो मैं तुम्हें एक दूसरे कमेंट भी दिखा देता, लेकिन फिर बाद में किसी को बिना मतलब किसी के ऊपर मजाक आती, कह रहे यार ये क्या ही आदमी, इसने क्या ही पूछा है, ये कोई लेवल है पूछने का। फिर तुम लोग कमेंट सेक्शन में लड़ते, मैंने पहले बहुत बार देखा हुआ ये। तो थोड़ा सा जो है ना वो आरएस की बनने से पहले अपने अंदर थोड़ा सा आरएस का एटीट्यूड डेवलप करें। मैं ये नहीं कह रहा ये पूरा ही डेवलप करें, लेकिन आरएस का एटीट्यूड अपने आप में डेवलप करें। जो बिना मतलब की बातचीत है वो ना करें, पढ़ाई पे ध्यान दें। मैं जो है हाँ, अभिरुचि तुम्हारी मर्जी है, अगर रुचि है तो ले, नहीं तो मत ले। ये कमेंट, ये इसका जवाब देने के लिए थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं। आगे बात समझ में। वो पीयूष अब तक अनब्लॉक नहीं हुआ है। अगला नंबर जो है वो एक अपने अशोक है, उसका है। अगला नंबर अशोक का है। हाँ, अब जैसे पुष्पा को ये है कि कौन से बुक सेंटर पे करंट अफेयर की बुक मिलेगी, तो भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हमने एक बार बता दिया, सूरतगढ़ पहुंच गई है। अब अगर आप सूरतगढ़ हो तो सनराइज पे चले जाओ, आदर्श बुक डिपो पे चले जाओ, कहीं चले जाओ ना। इसके लिए क्लास थोड़ी है कि मैं बुक सेंटर बताऊं आपको, एक बार बता दिया गया। और हर बुक डिपो पे अपनी किताब मिलती है, और नहीं मिल रही है तो भाई जो है वो कहीं और से ले आओ, वो आप पूछो ना। आगे बात समझ में। तो टॉपिक का फ्लो मत तोड़ो। मैं 2 घंटे अब पढ़ाने आ रहा हूं, मैं अगला जो है वो 2 बजे आऊंगा राजस्थानी को पढ़ाने। और जो है वो राजस्थानी को पढ़ाने आऊं, तब तक अपनी प्रवृत्ति को सुधार लो, अपनी प्रवृत्ति को प्रॉपर सुधार लो। हाँ, और मेरे अलावा नहीं, अगर किसी दूसरे की टीचर के क्लास के अंदर भी अगर ऐसी नौटंकी कर रहे हो, हाँ, और तो फिर प्रॉपर जो है ब्लॉक हो जाओगे। और फिर बाद में कहते रहना बोले अनब्लॉक कर दो, अनब्लॉक कर दो, और लास्ट में धाप के ये और कहोगे कि रिफंड कर दो, तो दोनों ही नहीं होंगे। और बता देता हूँ, कोई आदमी के ये भरम हो। हाँ, क्योंकि प्रॉपर बोला हुआ है कि सारे अधिकार हमारे पास हैं, सिंगल डिवाइस लॉगिन है, और उसके साथ साथ अगर आप ऐसे करते हैं तो ब्लॉक किए जा सकते हैं, रिफंड जो है वो 0 है। हमने आपको डेमो दे दिया, आप मेरे से जो है वो कितने टाइम से पढ़ रहे हो। अब अगर भी उसके बाद में तुम लोग जो है वो करते फिरो, तो फिर बाद में जो है वो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं मेरे एक भी विद्यार्थी का समय जाया नहीं होने दूंगा। 10 मिनट हुई है वो इसलिए कि पहले बता देता हूं, है ना। तो आप सब जो है वो जरूरतमंद हैं, और हमारी जो है वो ये इच्छा है कि हम जरूरतमंद की सहायता कर सकें। और हमारी पूरी टीम का ये एफर्ट है कि हम सब लोग आपको बेहतर पढ़ा सकें, ये याद रखें। तो इतने अफोर्डेबल में इतने बढ़िया कंटेंट और सारी चीज़ें मिल रही है, तो इस चीज़ की वैल्यू रखें। और आपको 5-5 क्लासें मिल रही हैं, तो इस चीज़ की भी वैल्यू रखें। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लो। तो अब 167 क्या है, राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में सीएम का कर्तव्य क्या है।
राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में सीएम का कर्तव्य क्या है? तो सीएम जो है वो सरकार की गतिविधियों के बारे में राज्यपाल को टाइम टू टाइम बताए। राज्यपाल अगर कोई जानकारी पूछे तो टाइम टू टाइम देवे। और मंत्री की किसी बात पे निर्णय नहीं हो पा रहा है, मंत्री परिषद विचार नहीं कर पा रही है, तो राज्यपाल सीएम साहब को कहेंगे कि इन मंत्री जी के इस निर्णय पे विचार विमर्श करो भाई साहब। यह आपका आर्टिकल 167 है। तो हम पढ़ तो रहे थे क्या दोस्तों? हम पढ़ तो रहे थे राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां। हम पढ़ तो क्या रहे थे? राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां। और राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों में हमने क्या पढ़ा कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों में हमने 154 पढ़ा। उसके बाद में हम लोगों ने जो है वो 163 पढ़ा। उसके बाद में हमने 164 पढ़ा। उसके बाद में हम 165 पढ़ा महाधिवक्ता, 166 पढ़ा कार्यों का बंटवारा और 167 पढ़ा। ये तो बेसिक हमने पढ़ा। ये सब आर्टिकल हम आगे जाके वापस पढ़ेंगे। यहाँ केवल और केवल जो है वो इनकी सूचना दी गई है कि सारी एग्जीक्यूटिव पावरें गवर्नर में निहित होंगी। गवर्नर की सहायता के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी और उसका हेड जो है वो सीएम होगा। गवर्नर पहले सीएम की नियुक्ति करेगा और सीएम के परामर्श पे जो है वो मंत्रियों की नियुक्ति होगी। महाधिवक्ता आपका लीगल एडवाइजर होगा और उसकी नियुक्ति भी जो है वो गवर्नर साहब करेंगे। कार्यों का बंटवारा संबंधित नियम भी जो है वो दोस्तों गवर्नर साहब भी जो है वो डिसाइड करते हैं। और सीएम के कर्तव्य भी जो है वो दोस्तों गवर्नर साहब से संबंधित हैं। ये याद रखिए। इतनी तो अपन ने आर्टिकल याद किए। उसके अलावा अपन ने क्या याद किया? उसके अलावा अपन ने याद किया जितने भी आयोग है, चाहे आपकी यहाँ आरपीएससी हो, चाहे दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वो वित्त आयोग हो, चाहे आपके यहाँ पे सूचना आयोग हो, चाहे दोस्तों आपके यहाँ मानवाधिकार आयोग हो, चाहे दोस्तों आपके यहाँ पे लोकायुक्त की बात हो, चाहे जो है वो आपके यहाँ पे लोकायुक्त की बात हो, चाहे दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो सूचना आयोग की बात हो, चाहे दोस्तों आपके यहाँ पे बाल संरक्षण आयोग की बात हो, जितने भी जो यहाँ, और चाहे दोस्तों जो है यूनिवर्सिटी के जो आपके जो है वो कुलपतियों की बात हो, इन सब की नियुक्ति जो है वो मंत्री परिषद की सिफारिश पे कौन करता है? गवर्नर करता है। ये अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो, हाँ, अगर ये 5 नंबर में मेंस में प्रश्न आ जाए तो कराओगे? परी में तो जो है वो, हाँ, परी के अंदर जो है वो तो जो है वो ऐसा क्वेश्चन जनरली नहीं आए, कोई आर्टिकल पूछेंगे, लेकिन मेंस में अगर प्रश्न आ जाए ऐसा कोई तो कराओगे? पक्की बात। मैं हाई कोर्ट से संबंधित पावर्स यहाँ नहीं बता रहा हूँ, वो इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि वो जुडिशरी से संबंधित पावर, हम जुडिशरी का एक अलग सेक्शन रखेंगे ताकि उसमें थोड़ा मजा आए। हाँ, और उस पावर के अंदर भी जो है वो आपके जो कुछ चेंजेज हैं, फर्स्ट जज के, सेकंड जज के, थर्ड जज के, जो अपना एक कॉलेजियम है। अब राज्यपाल का उतना जो है वो रोल नहीं है, बस केवल जिला न्यायाधीशों में रोल बचा है, तो थोड़ा सा जो है उसको हम अलग रखेंगे। कार्यपालिका शक्तियां सबको याद है और इन आर्टिकल्स के प्रति एक विचार बन चुका है। और मैं फिर बता देता हूं, मैंने केवल और केवल इनके आपको टाइटल बताए हैं, मतलब केवल और केवल इनके जो है वो टाइटल बताए। इन सबको एक्सप्लेन मैं आप लोगों को जो है वो बाद में ही करूंगा। हाँ मनीष आई तो बताइए बार बात, तेरे को कौन डटे हो जा, ये बताइए दिन बार बात है कि मैं पूरा पढ़ा दूँ भी बाद में कि बच्चा जा जामन बता दें। रेड क्रॉस सोसाइटी मेरो ही कंटेंट जो है चल है, तो थोड़ी सी कहीं तू और ताने अट्ठा पूग्यो है, अट्ठा पूग जा भी बाद में तेरे कोई डाउट रह जा जामन बता देगी जो है वो टॉपिक जो है वो रह गयो। आगे तेरे बात समझ में? हाँ, क्योंकि मैं जो है वो एकदम शालीनता के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर अगर तुम जो है वो तुम्हारे लायक मुझे चाहते हो तो मेरे को बनने में जो है वो 2 मिनट भी नहीं लगेगी। आई बात समझ में? तो जितना पढ़ाया जा रहा है केवल उसके बारे में, क्योंकि फिर तो बाद में तू तो कहे न्यायपालिका में चलो, फिर तो कहे कि जो है वो आयोग में चलो, पर पहली बात में मैं ओ पढ़ाऊँ या भी चालूँ? ठीक है, तो रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में बात कर लें, राजस्थान राज्य क्रीड़ा एसोसिएशन के बारे में बात कर लें, राजस्थान सैनिक कल्याण बोर्ड के बारे में बात कर लें, राजस्थान गवर्नर रिलीफ फंड के बारे में बात कर लें, तो ये सब कुछ यहाँ आएंगे, है ना। मैं जितना तुम्हें गवर्नर पढ़ाऊंगा ना उतना गवर्नर और कहीं नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा इधर आ जाओ। चले आ गया।
उसके बाद में देखें अब राज्यपाल की जो है वो, हाँ मनीष से आपके पास फर्स्ट जो है वो वार्निंग थी, अब 2 और मिलेगी आपको, उसके बाद में आप जो है वो, हाँ उसके बाद में आपका जो है वो नंबर आ जाएगा। तो आपकी मर्जी है, आगे चलते हैं। अब ये हाँ ये आप कार्यपालिका शक्तियां क्लियर होगी, ये आधे घंटे में पढ़ा जा सकता था, लेकिन तुम लोगों की वजह से इसमें जो है वो आधा घंटा लगा है, आधा घंटा एक्स्ट्रा लगा है। अब बात करते हैं सीएम की विधायी शक्तियां, सीएम की जो है वो दोस्तों जो है वो विधायी शक्तियां जो है हमें पढ़नी पड़ेगी। विधायी शक्तियां मतलब दोस्तों आपके यहाँ पे विधान मंडल से संबंधित शक्तियां, दोस्तों जो है वो क्या, विधान मंडल से संबंधित समितियां जो भी शक्तियां हैं वो क्या है दोस्तों आपकी विधायी शक्तियां, इसको समझते हैं हम। और इसे हाँ ऐसा डायग्राम आप मेंस में बना सकते हैं, लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन लिख के फिर आप मेंस में बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि हम बात करते हैं कि आपके यहाँ केंद्र में तो संसद होती है, केंद्र में तो जो है वो संसद होती है, और राज्य में विधानमंडल होता है, राज्य में विधानमंडल होता है। तो पहली बेसिक चीज तो ये पता होनी चाहिए कि संसद और विधानमंडल में क्या क्या होता है। तो क्या लोकसभा राज्यसभा 2 ही चीज होती है संसद में? क्या लोकसभा राज्यसभा 2 ही चीज होती है संसद में? अगर आप लोग संसद पढ़ना चाहते हैं तो हमारी संसद से तात्पर्य लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से है। किससे है? लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति से है। मतलब राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। जब तक इनके साइन नहीं होंगे तब तक संसद के किसी भी काम की कोई वैल्यू नहीं है। जायज बात है भाई, कोई चीज लोकसभा से पारित होगी, राज्यसभा से पारित होगी, उसके बाद राष्ट्रपति साइन करेंगे तभी तो वो एक्ट बनेगा ना, ये तो बेसिक सी बात है। तो उसी तरीके से जब आप विधानमंडल में आते हैं तो विधानमंडल में भी 2 चीज होती है, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। एक विधान परिषद, एक क्या होती है बेटा जी? विधान परिषद। और एक दोस्तों आपके यहां पे जो है वो राज्यपाल। इन तीनों से मिलकर बनता है आपका जो है वो विधानमंडल। लेकिन यह अस्थायी व्यवस्था है। ये क्या है? अस्थायी। कुछ राज्यों में मिलेगा, कुछ राज्यों में विधान परिषद, जैसे राजस्थान में विधान परिषद नहीं है ना। विधान परिषद राज्यसभा जैसी एक संरचना राज्यों में दी हुई है, लेकिन ये एक अस्थायी प्रावधान है जिसका निर्माण किया जा सकता है, जिसे भंग किया जा सकता है, जो कि राजस्थान में नहीं है, जो कि राजस्थान में नहीं है। तो राजस्थान में नहीं है। अब विधान परिषद क्या है, क्या मामला है, वो आर्टिकल 170-71 में चलेंगे तब पढ़ेंगे। एक बार कृपया करके इतना याद रखें कि विधानमंडल कैसे बनता है। राज्य विधानमंडल 3 चीज से मिलकर बनता है, और राज्य विधानमंडल जो है वो 3 चीज से मिलकर बनता है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से। तो राज्यपाल पहली चीज तो यह है कि विधानमंडल का एक अभिन्न अंग है, तो इसके पास पावर तो होंगी ना। इनके बगैर जो है वो विधानसभा में कुछ नहीं हो सकता। विधानसभा चाहे कितने ही काम कर लो, आपकी लेजिस्लेटिव जो है वो दोस्तों जो है वो, हाँ ठीक है पूनम जी, ये भी मैं अमेंडमेंट करवाता हूँ जल्दी। हाँ ये भी जो है मैं जल्दी कवर करवाता हूँ आपके लिए। तो जो है वो राज्य विधानमंडल, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। राज्यपाल जो है वो विधानमंडल का जो है वो अभिन्न अंग है, याद रह जाएगा तुम लोगों को। अब यहां पे एक चीज आप लोगों को याद रखनी है कि बिना राज्यपाल के साइन के विधानसभा द्वारा किए गए कार्यों की कोई वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहली बात चीज तो क्या है कि राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। पहला तो बात यही रखनी है कि हाँ भाई पावर तो आएगी, क्योंकि बिना राज्यपाल के साइन के किए बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो पहली पावर समझ में आ गई। अब आर्टिकल 174, 75 और 76 हमें पढ़ना है। 3 आर्टिकल और याद करेंगे, और सही में बहुत बढ़िया बात है। 3 आर्टिकल और याद करेंगे। सर क्या वहां नहीं करने के? वहां पे भी करेंगे, लेकिन यहां याद करते हैं। आर्टिकल 174 क्या कहता है? गवर्नर समय समय पर राज्य विधानमंडल के सत्र को बुला सकता है, सत्र का अवसान कर सकता है, या विधानमंडल को विघटित कर सकता है। आर्टिकल 174 थोड़ा डिटेल में पढ़ें। आर्टिकल 174 जो है वो थोड़ा डिटेल में पढ़ें। क्या बोला? राज्यपाल, गवर्नर साहब जो है वो सत्र बुला सकते हैं, मतलब सत्र स्टार्ट कर सकते हैं, सत्र स्टार्ट कर सकते हैं। गवर्नर साहब सत्र को समाप्त कर सकते हैं, या गवर्नर साहब विधानसभा को ही समाप्त कर सकते हैं।
मतलब सत्र बुला सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। सत्र बुला सकते हैं, सत्र को आहूत कर सकते हैं, मतलब सत्र को बुला सकते हैं, सत्र को समाप्त कर सकते हैं, और दोस्तों जो है वो विधानसभा का विघटन कर सकते हैं। ये पावर किसके पास है? गवर्नर साहब के पास है। अब यहाँ पे बात आई कि दोस्तों जो है वो ये मुद्दे की बात जो है यहाँ ये आई कि सर पहले ये बताओ सत्र क्या होता है, सेशन क्या है? सेशन स्टार्ट करना, सेशन एंड करना, या विधानसभा को डिसॉल्व कर देना, ये जो है सेशन क्या है? तो तुम लोग कभी कभी नहीं सुनते क्या कि अभी बजट सत्र चल रहा है सर, अभी जो है वो बजट सत्र चल रहा है, अभी जो है वो मानसून सत्र चल रहा है सर। अभी क्या चल रहा है? मानसून सत्र चल रहा है। ये अभी जो वो शीतकालीन सत्र चल रहा है, सुनते हुए तुम लोग, शीतकालीन सत्र चल रहा है। तो जनरली हमारी विधानसभा के 3 सेशन चलते हैं, 3 सेशन। फरवरी के आसपास बजट सेशन चलता है, सुनते हो? और जो है वो दोस्तों आपके पास सावन भादवे में मानसून सेशन चलता है, नवंबर दिसंबर में शीतकालीन सत्र चलता है। 3 सेशन चलते हैं हाँ। अब ये जो बजट सत्र कब बुलाना है, कब स्टार्ट करना है, ये कौन करता है? गवर्नर। बजट सत्र कब खत्म हुआ, ये कौन बताता है दोस्तों? आपके गवर्नर साहब। ये भाई 1 फरवरी से चालू हुआ और अब जो है वो आपके यहाँ पे मार्च में 25 मार्च को खत्म हो रहा है। आपके यहाँ पे मानसून सत्र जो है वो कब स्टार्ट होता है और कब समाप्त करना है, ये कौन डिसाइड करता है दोस्तों? गवर्नर। शीतकालीन सत्र कब स्टार्ट है और कब खत्म हुआ, ये कौन डिसाइड करता है दोस्तों? आपके गवर्नर। यही बात समझ में, इतनी बात तो समझ में आ गई। सत्र बुलाना या सत्र को समाप्त करना, ये पावर किसके पास है? गवर्नर। किसकी सलाह पे करता है? करता तो भाई साहब वही मंत्रिपरिषद की सलाह पे, काम जितने भी करने वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे। लेकिन यहाँ पे विधानसभा के विघटन से मतलब है कि अब विधानसभा ही खत्म हो गई, अब नई विधानसभा के चुनाव होंगे। अब क्या होंगे? नई विधान, डिसॉल्व भी कर दिया आपने। हाँ, तो सत्र आहूत का मतलब क्या होता है दोस्तों? सत्र स्टार्ट करना। और अवसान का मतलब क्या होता है? सत्र को समाप्त कर देना, खत्म करना। और विघटन का मतलब वो डिसॉल्व कर देना, मतलब खत्म ही कर देना। क्या दोस्तों? खत्म ही कर देना। कि मान लो कि 16वीं विधानसभा कंप्लीट हो गई, अब 16वीं विधानसभा जो समाप्त है, चुनाव करवाओ और उसके बाद में जो 17वीं विधानसभा चलेगी। क्या? 17वीं विधानसभा। 17वीं विधानसभा खत्म हो गई तो दोस्तों जो है वो बाद में आपकी जो से ये खत्म हो गई, अब 18वीं विधानसभा के चुनाव होंगे और वो बनेंगे। सर इनमें क्या लेके आते हैं सत्र में? जैसे मैंने कहा जी, जैसे कोई अलवर से है तो कड़ाकंद लेके आ जाता है सत्र में, पोखरण से है तो चमचम लेके आ जाता है, जोधपुर से मिर्ची बड़ा लेके आ जाता है, हमारी साइड से कोई आदमी आए तो जो है वो कुछ नहीं, कुछ गर्मी सर्दी थोड़ी लेके आ जाता है। तो हर जगह का आदमी जहाँ से विधायक होता है वो सत्र में आता है, अपने चमचम कड़ाकन बीकानेर से भुजिया रसगुल्ले लेके आता है और वो फिर बाद में बैठ कर बढ़िया खाते हैं। और तो क्या लाते होंगे? हाँ, नहीं तो ये कोई मतलब हंसने की बात नहीं, वास्तविकता बता रहा हूँ मैं। तो सत्र में और क्या लेके आए? जयपुर वाले घेवर लेके आते हैं, जोधपुर मिर्ची बड़ा। बेसिक सी बात है, विधानमंडल में जनरली क्या होता है कि जो है ये बैठते हैं और विधायिका का काम क्या होता है? विधायिका का काम होता है विधेयकों पर चर्चा करना, बजट पे चर्चा करना। आप बार बार नहीं देखते ये नीति आई है, ये विधेयक आया है, ये काम हुआ है, आप जो है वो इनके डिस्कशन नहीं देखते, प्रश्न पूछते हैं एक दूसरे से। जो है वो राज्य सरकार अनाउंसमेंट करती है हम ये काम करेंगे, विपक्ष का प्रश्न पूछने का अधिकार होता है, बस यही है। आगे बात समझ में? तो ये फिर आपका 174 जो है ना, थोड़ा सा जो है वो आपको समझना पड़ेगा। लेकिन अगर अगला आपसे प्रश्न पूछ ले कि दोस्तों जो है वो आपके यहां पर सत्र को स्थगित कौन करता है, ये प्रश्न अच्छा है। 174 क्या है? 174 क्या है? सत्र को स्थगित कौन करता है? एडजर्नमेंट। तो यार एक बात बताओ, गवर्नर साहब कोई वेले आदमी थोड़ी है, मतलब उनके पास काम नहीं है। कितने काम है? सत्र चलाना हो आप उन्हें बुला लो, समाप्त करना आप उन्हें बुला लो। लेकिन अब सत्र चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? विधानसभा अध्यक्ष की है ना। भाई इन्होंने तो स्टार्ट कर दिया कि आज से बजट सत्र चालू है,
आज से बजट सत्र चालू है, और ये आके बता देंगे आज से बजट सत्र समाप्त है, बजट सत्र समाप्त है। ये काम तो इन्होंने जो है वो गवर्नर साहब ने कर दिया, आज से प्रारंभ है और इतनी तारीख को समाप्त है, ये तो काम तो गवर्नर ने कर दिया। अब इस सत्र को चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। अब अगर विपक्ष में हो हल्ला हो रहा है, कोई बात पे सहमति नहीं बन पा रही, कोई सुनवाई जो है वो नहीं हो रही, तो स्पीकर करे ना कि इस सत्र को जो है 5 दिन के लिए स्थगित किया जाता है, अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है, 4 दिन के लिए स्थगित किया जाता है, 10 दिन के लिए स्थगित किया जाता है। तो ये प्रश्न कभी गलत नहीं होना चाहिए कि सत्र को आहूत करना गवर्नर का काम है, अवसान करना गवर्नर का काम है, लेकिन एडजर्न कराना, स्थगन का काम जो है वो दोस्तों किसका है? अध्यक्ष का है। किसका है? अध्यक्ष का। क्योंकि ऐसे बार बार छोटी छोटी बात के लिए आप जो है वो गवर्नर साहब को बुलाओगे, गुस्सा नहीं आ जाएगा उन्हें? हाँ, बेसिक चीज है ना। तो दोस्तों ये आपने आर्टिकल 174 किस किस के समझ में आया? अब फिर कह रहा हूं मैं 174वां डिटेल में पढ़ाऊंगा, यहाँ तो केवल जानकारी दे रहा हूँ कि उनके विधायी काम क्या क्या है, और जानकारी में भी इतनी जानकारी दे रहा हूँ कि समझ में आ रहा है तुम्हें। तभी सबसे ज़्यादा टाइम मैं गवर्नर में लेता हूँ, और मैं गवर्नर में सबसे ज़्यादा टाइम इसलिए लेता हूँ कि गवर्नर के जो है वो मामला है उसको आप अगर बेसिक अच्छा पढ़ लोगे तो आगे मंत्रिपरिषद और विधानमंडल वैसे ही सरल हो जाएगा, विधानमंडल वैसे ही सरल हो जाएगा। डन। अब दोस्तों आगे चलते हैं और आगे की बात करते हैं, आगे ध्यान देते हैं आपके यहाँ पे क्या याद रखना आप लोगों को। और अब बात करते हैं आर्टिकल 175 के बारे में। आर्टिकल 175 क्या कहता है? आर्टिकल 175 कहता है कि 175 के तहत सदन या दोनों सदन को अभिभाषण और संदेश भेज सकते हैं। क्या भेज सकते हैं? अभिभाषण तथा संदेश भेज सकते हैं। मतलब उनका जो है वो अभिभाषण भेजा जा सकता है या उनका जो है वो संदेश भेजा जा सकता है। मतलब वो दोनों को जो एड्रेस कर सकते हैं, दोनों को जो है वो दोस्तों जो है वो एड्रेस कर सकते हैं। नहीं तो रिवीजन कर लेना, एक बार वापस देख लेना, घर की खेती है, जितनी बार देखो उतनी बार देख लेना। वैसे रिवीजन करवा दूंगा मैं 2 बार और, लेकिन एक बार वापस देख लेना, है ना। किसी को अगर समझ नहीं बैठे ना तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि मेरे में कोई कमी हो, आप 2 बार देख लेना, है ना। हाँ तो दोस्तों याद रखें 175 की बात आ रही है कि सदन को एड्रेस करना। अब आप लोगों को जो है वो प्रॉपर ये समझना पड़ेगा कि सदन को अभिभाषण देने का अधिकार जो है, सदन को अभिभाषण जो है विधानसभा को या विधान परिषद को, विधानसभा को या विधान परिषद को, विधानसभा को और या विधान परिषद को। फिर बता रहा हूं हमारे यहाँ विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद एक अस्थायी व्यवस्था है जो कि हम लोग आर्टिकल 169 के अंदर पढ़ेंगे कि कैसे विधान परिषद बनती है, क्या मामला है। वो 169 से लेकर जो है वो 75 के बीच में आप सब पढ़ लोगे। लेकिन आपको क्या याद करना है? विधानसभा और विधान परिषद को अभिभाषण देना हो, मतलब एड्रेस करना हो, तो दोस्तों जो है वो कौन कर सकता है? या कोई संदेश भेजना हो तो कौन दे सकता है? दोस्तों जो है वो गवर्नर दे सकता है। ये पावर है, ये पावर है गवर्नर के पास। तो अब मुझे ये बताओ कि इन्हें अलग अलग जो है वो संदेश दे सकता है, तो क्या इन्हें एक साथ बैठकर भी संदेश दिया जा सकता है? क्या एक साथ बैठकर भी जो संदेश दिया जा सकता है? एक बार बैठकर भी, साथ बैठ के भी जो है वो संदेश दिया जा सकता है क्या? हाँ या ना बताओ। सुमन कह रहे हैं नहीं, और लगभग बोल रहे हैं हाँ। संदेश देना, अभिभाषण देना, एड्रेस करना, क्या हो बैठ जाओ, बढ़िया हो, एकदम टेंशन फ्री हो, बढ़िया काम करो, मौज करो, सरकार बढ़िया चलाओ, उन्हें अगर एड्रेस करना हो तो मैं आपको फिर बता देता हूँ कि जो है वो गवर्नर साहब जो है वो आपके सबसे सीनियर आदमी है, राज्य के प्रथम नागरिक हैं। उनकी स्पीच देने का मन करे ना तो वो एक साथ बिठा सकते हैं और अलग अलग बिठा सकते हैं, आपकी चौधरी नहीं चलती वहां पे। वो आप लोगों को एक साथ विधानसभा विधान परिषद को एक साथ बिठा सकते हैं, आके एक साथ बैठ जाओ फालतू के जो नखरे मत करो, मैं जो है वो थोड़ा बहुत ही बोलूंगा, एक साथ क्लास ले और फिर जाओ, बाद में अलग अलग तुम्हारा देखते रहो। बोले गवर्नर साहब कर सकते हैं ना?
हाँ, तो बस गवर्नर साहब कर सकते हैं भाई, पावर है उनके पास, गवर्नर साहब के पास। तो वहां पे जो वो नखरे नहीं चलेंगे कि हम एक साथ नहीं बैठेंगे, ये तो विधानसभा है, ये तो विधान परिषद नहीं। विधानसभा तथा विधान परिषद को गवर्नर साहब जो है वो एक साथ बिठाकर जो है वो एड्रेस कर सकते हैं, संदेश दे सकते हैं, अभिभाषण दे सकते हैं, अभिभाषण दे सकते हैं, हमेशा याद रखना। हाँ, जैसे मैं तुम लोगों को कभी कभी एक साथ इन्फॉर्मेशन देता हूँ ना कि ये क्लास होगी, ये बात होगी, तो अब मेरा इतना तो अधिकार बनता है ना, तो अधिकार बनता है तो इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ भाई। अब आप लोगों को एक चीज और याद रखनी है, आप लोगों को एक चीज और याद रखनी है, लेकिन क्या राज्य विधानमंडल में, क्या राज्य विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन, राज्य विधानमंडल में क्या संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है? राज्य विधानमंडल में क्या संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है? क्या संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है? ये पूछना चाह रहा हूं मैं तुमसे। अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं, अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। स्लाइड मैंने दो ही पढ़ाई है, बातें खूब कर ले। अब ये क्या है, कई कह रहे हैं यस, कई कह रहे हैं नहीं, तो चलो हम संयुक्त अधिवेशन पे चलें। जॉइंट सेशन क्या होता है उसके ऊपर चले, थोड़ा पढ़े, किस किस की इच्छा है? वैसे जिन्होंने पॉलिटी पढ़ रखी है, इंडिया पॉलिटी, उन्हें तो पता है। आर्टिकल 108 में एक प्रावधान है, आर्टिकल 108 में एक प्रावधान है कि राष्ट्रपति जो है वो संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, जॉइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। और संयुक्त अधिवेशन क्यों बुला सकते हैं राष्ट्रपति साहब? मान लो कि दोस्तों जो है वो राज्यसभा की बात से लोकसभा सहमत नहीं है, लोकसभा की बात से राज्यसभा सहमत नहीं है, वापस लोकसभा सहमत नहीं है, वापस राज्यसभा सहमत नहीं है, मतलब कोई निर्णय नहीं हो पा रहा, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा कि ये विधेयक पारित होगा या नहीं होगा। इनमें 6 माह से अधिक गतिरोध रह जाए, 6 माह से अधिक गतिरोध की स्थिति है, दोनों जो है वो दोस्तों एक दूसरे के प्रस्ताव को पारित नहीं कर रहे। हाँ, दोनों एक दूसरे के प्रस्ताव को पारित नहीं कर रहे, तो राष्ट्रपति क्या बुला सकते हैं? अधिवेशन बुला सकते हैं। राष्ट्रपति क्या बुला सकते हैं? जॉइंट सेशन बुला सकते हैं। इतनी बात तो समझ में आई। राज्यसभा की बात है जो है वो दोस्तों लोकसभा ना माने, या लोकसभा ने कोई संशोधन किया है तो राज्यसभा अप्रूव नहीं कर रही, फिर राज्यसभा ने वापस संशोधन कर दिया तो लोकसभा अप्रूव नहीं कर रही, फिर लोकसभा ने कर दिया तो राज्यसभा अप्रूव नहीं कर रही। तो अब इस कंडीशन के अंदर जो है, आवाज में ग्लिच है नहीं, आप जो रिफ्रेश कर लो, क्लास में दिक्कत थोड़ी आ रही है ना? ना शालिनी, फिर गलत बात। शालिनी कह रही है बुला सकते हैं, लेकिन राजस्थान में इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ विधान है। कट हो रही है आवाज, हेलो 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 हेलो, अल्फा 1 अल्फा 1। अब ठीक है एकदम, सेल चेंज करेंगे, बताओ भाई। थोड़ी समस्या आई थी आवाज में, थोड़ी मतलब कितनी समस्या आई थी? पक्की बात है? एकदम सही है। हाँ तो चलो भाई ठीक है, ध्यान देना, आगे चलते हैं। एक बार आए थे तो 100 रुपये में 4 रुपये जितनी समस्या आई थी। ठीक है ठीक है, तुम्हारे भी एग्जाम्पल तकड़े ही होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं और क्या ध्यान रहना है आप लोगों को। और मैं फिर बता रहा हूँ, जब अगर इतनी सरलता से पढ़ाया जा रहा है ना, तो पढ़ने में थका मत किया करो, ना तुम बोर हो रहे, ना तुम्हें जोर आ रहा। बस थक जाओ तो लेट के पढ़ लो, नहीं तो जो है वो भाई बैठ के पढ़ लो, घूमते घूमते पढ़ लो, क्या जोर आ रहा है? ना कोई लिखना ना कोई बात, पीडीएफ सारी मिल ही रही हैं। तो फिर बाद में मतलब अभी 5 महीने में से स्टार्टिंग के 2 महीने जोर लगा दोगे ना, तो मैं कह रहा हूँ पक्का सिलेक्शन है तुम्हारा। बस केवल स्टार्टिंग के 2 महीने, अगर स्टार्टिंग के 2 महीने आप लोगों ने जो है वो जोर लगा दिया तो फिर पक्का सिलेक्शन है, क्योंकि ये स्टार्टिंग के 2 महीने ही तो महत्वपूर्ण है, उसके बाद में तो सभी पढ़ेंगे। तो क्या याद रखना है आप लोगों को, जो है वो वहां पे बुलाई जा सकती है। लेकिन अब एक बात बताओ, राज्य के अंदर जो है
वो विधानसभा जो है वो होता है। राज्य में क्या होता है? विधानसभा होता है। ये आपकी व्यवस्था है। विधान परिषद एक अस्थायी व्यवस्था है। क्या है? अस्थायी व्यवस्था है। पहली बात तो ये क्या है? अस्थायी व्यवस्था है। और दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि अगर विधान परिषद है भी, मान लेते हैं कि विधान परिषद है, अगर मान लेते हैं विधान परिषद है, तो विधान परिषद के पास पावर क्या है? विधानसभा द्वारा भेजा गया ये प्रस्ताव पहली बार में 3 महीने रोक सकते हैं। पहली बार में ये क्या रोक सकते हैं? 3 माह रोक सकते हैं। पहली बार में कितनी देर? 3 माह रोक सकते हैं। और दूसरी बार ये भेजे हैं तो ये 1 माह और रोक सकते हैं। क्या रोक सकते हैं? 1 माह और रोक सकते हैं। फिर बाद में सीधा राज्यपाल के पास पहुंच जाएगा। मतलब ये ज्यादा देर तक किसी चीज को अटका नहीं सकते। ये ज्यादा देर तक किसी चीज को अटका नहीं सकते। वैसे विधानसभा जो है वो आपके यहाँ पे जो स्थायी प्रावधान है। विधान परिषद जो है वो बढ़ाई जा सकती है, और कैसे बढ़ती है वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन विधान परिषद के पास पावर क्या है? राज्य विधानसभा द्वारा पारित कोई विधेयक को पहली बार में 3 माह तक रोक सकते हैं या पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। अगर ये दोबारा इसे भेज दें तो 1 माह तक रोक सकते हैं। अगर नहीं पारित करे तो ये स्वतः पारित माना जाएगा और राज्यपाल के पास चला जाएगा। तो अब मुझे यह बताओ, यहां आपको कहीं पर भी संयुक्त अधिवेशन की जरूरत पड़ रही है क्या? इनके बीच में कोई गतिरोध है? यहां कोई टकराव है? टकराव है ही नहीं। या तो भाई 3 माह रोक लो और वापस लौटा दो। अगर रोक के जो है वापस लौटा रहे हो तो ये भेजेंगे तो 1 माह रोक लो। इससे ज्यादा रोकोगे तो डायरेक्ट वैसे ही गवर्नर के पास चला जाएगा। तो पहली बात तो हर राज्य में विधान परिषद नहीं है। दूसरी बात, विधान परिषद के पास ये पावर नहीं है कि विधानसभा के प्रस्ताव को 4 महीने से ज्यादा रोक ले। तो राज्य विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, ये याद रख लेना। संयुक्त अधिवेशन, जॉइंट सेशन की कोई जो है वो, दोस्तों अब फिर बता देता हूं, राज्य विधानमंडल जो है, जो आपका राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल के अंदर आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि संयुक्त अधिवेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता और कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है अगर राज्यपाल को 175 के तहत अभिभाषण देने की इच्छा है कि वो दोनों को बुलाकर एक साथ अभिभाषण देना चाहते हैं। अब इसलिए थोड़ा सा मैं तुम आर्टिकल 108 में लेके गया, नहीं कोई जरूरत नहीं थी। तो 174 के बाद 75 समझ में आ गया? 174 के बाद 75 समझ में आ गया? अस्थायी व्यवस्था है ना, बस हमने वहां की प्रैक्टिस की है थोड़ी सी सुमन जी। राज्यसभा जितनी पावर थोड़ी दी है हमने, तो बस कहा है कि ठीक है एक ऐसी व्यवस्था कर देते हैं। तो एक साथ बिठा के अभिभाषण दे सकते हैं, संयुक्त रूप से उन्हें एड्रेस किया जा सकता है। हाँ, कोई सेशन नहीं आ सकता। एक साथ बिठा के आ जाओ, सब बैठ जाओ, तुम्हें जो है वो एक साथ ज्ञान दे देते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। याद रह जाएगा, राज्यपाल राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन को एक साथ या दोस्तों दोनों सदन को एक साथ बुलाकर जो है वो उपस्थित करके अभिभाषण दे सकता है। लेकिन संयुक्त अधिवेशन की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन एक साथ बिठाकर ज्ञान दिया जा सकता है। 174 और 75 किस किस को क्लियर है? 174 और 75 किस किस को क्लियर है? 174 और 75 क्लियर है। फिर चलते हैं 176 पर, राज्यपाल का स्पेशल एड्रेस, विशेष अभिभाषण। क्या दोस्तों? विशेष अभिभाषण, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण 176 के तहत क्या है? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। तो गुरुजी राज्यपाल को विशेष अभिभाषण किया, वो समझाओ ने एक बार राज्यपाल को विशेष अभिभाषण। अभी लो, अभी समझा दें। देखो याद रखें, एक तो जब भी कोई नई विधानसभा बनती है, एक तो जब भी कोई नई विधानसभा बनती है, एक तो जब भी कोई नई विधानसभा बनती है और नई विधानसभा का पहला सत्र है, और एक दोस्तों जो है वो प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र, जैसे हम बोलते हैं बजट सत्र, हाँ, इसमें जब आते हैं ना तो ये स्पेशल एड्रेस होता है। हर बार आना अभिभाषण है।
लेकिन अगर कोई नई विधानसभा है, जैसे मान लो आपकी विधानसभा बनी है और वो पहली बार ही सभा है, तो राज्यपाल साहब कहते हैं भाई देखो थारी किस्मत है, ते जीत रहा गया, लाडली बार जकाया बेब का आया को नहीं, जब थारा किस्मत है तब थोड़ी जनता की बात करे जे, और जो है वो बढ़िया तरीके से जो है वो काम करना, नहीं तो अगली बार तुम भी नहीं आ पाओगे। मैंने बहुतों को आते देखा है और बहुतों को जाते देखा है, यहाँ कोई स्थायी नहीं है, यहाँ कोई जो है वो स्थायी नहीं है, याद रखिएगा आप लोगों को। राज्यसभा, हाँ, और प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र जो बजट सत्र होता है, पता है आप लोगों को, बजट सेशन में राज्य साहब कहते हैं देखो भाई साहब देखो ये पैसे वाली बात है, वित्त मंत्री जी बना के लाए हैं, हर विभाग को पैसा मिलेगा, ज्यादा होआ मचाने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठे रहो, आनंद लो, पैसे की कोई कमी नहीं है। 2 बार, एक तो जो है वो नई विधानसभा का पहला सत्र, और एक हर साल का बजट सत्र में जब राज्यपाल साहब आते हैं तो उसे स्पेशल एड्रेस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? विशेष अभिभाषण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? विशेष अभिभाषण कहा जाता है, उसे स्पेशल एड्रेस कहा जाता है। अब बताओ भाई किस किस को क्लियर? हाँ, 174, 75, 76 एकदम क्लियर होना चाहिए। 174, 75, 76, 174, 175, 176 एकदम क्लियर होना चाहिए। क्यों क्लियर होना चाहिए? ये कह रहे हैं कि राज्यपाल सत्र बुला सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, और विधानसभा जो है उसे कंप्लीटली भंग कर सकते हैं, विधानसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं, ये पावर है। बाद में राज्यपाल साहब जो हैं वो अभिभाषण दे सकते हैं, दोनों को एक साथ बिठा के भी दे सकते हैं, और राज्यपाल साहब विशेष अभिभाषण दे सकते हैं, और स्पेशल एड्रेस 2 ही कंडीशन में दिया जाता है, एक तो हर साल का बजट सेशन, एक तो हर साल का बजट सत्र, हाँ रुपया की बात है जहाँ विशेष है, और एक जो है वो नई विधानसभा का पहला सत्र, नई विधानसभा का पहला सत्र, नई विधानसभा का पहला सत्र। ये भी विधायी कार्य चल रहे हैं, ये आपके क्या चल रहे हैं? विधायी कार्य चल रहे हैं भाई पूरे के पूरे। हम्म। गुड मॉर्निंग। हेलो। हाँ, ये याद हो गया पक्की बात, और भी याद हो जाएंगे। पॉलिटी बड़ी मतलब जो है वो शानदार सब्जेक्ट है जी, मजा आ जाएगा तुम्हें, एकदम मजा आ जाएगा। हाँ, तैयार करने के लिए राज्यपाल साहब का पूरा जखीरा होता है, राज्य साहब का जो है वो भवन होता है पूरा पूरा, है ना, तो गवर्नर वाले सारे काम कर लेते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सर क्लास थोड़ी जो कम करो, इतना याद एक साथ नहीं होता। कैसे याद नहीं होता? अब तक देखो मेरी क्लास का तो तुम्हें घर जाके याद करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या याद किया? 153 में गवर्नर होगा, 154 में उसमें एग्जीक्यूटिव पावर होगी, 155 के अंदर जो है वो ये कहा गया है कि उसका अपॉइंटमेंट होगा, 156 में उसका कार्यकाल होगा, 157 में योग्यता शर्तें शपथ। हाँ, योग्यता शर्तें शपथ। मैं आधा घंटा में करूँगा जी, क्लास में हूँ। हाँ, योग्यता शर्तें शपथ, क्या कहा गया? योग्यता शर्तें शपथ 158 में दोस्तों जो है वो शर्तें, और 159 में जो है वो दोस्तों आपके शपथ। बताओ क्या याद नहीं हो रहा? हाँ, मेरी क्लास का तो बाहर जाके तुम्हें याद करने की जरूरत ही नहीं है। फिर आपने क्या कहा? 163 के अंदर है कि राज्यपाल की सहायता के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, उसका हेड सीएम होगा। 164 में आपने कहा कि गवर्नर पहले सीएम की नियुक्ति करेगा, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नियुक्ति करेगा। 165 में आपने कहा महाधिवक्ता। 166 में आपने कहा कार्य का बंटवारा जो है वो कौन करेगा? गवर्नर जो है कार्य बंटवारे के नियम बनाएगा। 167 में आपने क्या कहा? 167 के अंदर आप लोगों ने खुद ही कहा कि सीएम के कर्तव्य। 167 में आप लोगों ने खुद ही कहा कि सीएम के कर्तव्य। फिर आपने ये क्या कहा? 174 में सत्र बुला सकता है, 175 के अंदर अभिभाषण दे सकता है, 176 में विशेष अभिभाषण दे सकता है। अब तक मैंने पढ़ा है उसमें तो कोई समस्या ही नहीं है, तो कहाँ जो है वो तुम्हें रिवीजन करना है? तुम बूस्टर पे हो तो सब कुछ हम पे छोड़ दो। हम्म।
हाँ, क्यों कर रहे हो मिक्सिंग? राजस्थान पॉलिटी को उतनी वैल्यू दो जितनी इंडियन पॉलिटी को देते हो। सर सीईटी का पेपर टेंशन देना दे आओ, वो तो उसमें क्या, ये तो एबीसीडी की तरह याद हो रहा है। हाँ रजनीश, क्लास के लास्ट 5 मिनट या क्लास के पहले 5 मिनट। मोबिल सिंह नरूका जी, क्लास के पहले 5 मिनट या लास्ट 5 मिनट, इनसे संबंधित बातों के लिए नहीं बनाना। चित्रा जी क्लियर? चले आगे, तो चलो चलो बात करते हैं। हाँ, ये कौन है? डॉक्टर प्रेरणा, क्लास के स्टार्टिंग 5 मिनट और क्लास के जो है वो अंतिम 5 मिनट। सर क्लास कितनी रही है? थक गए क्या तुम लोग इतना जल्दी? ऐसे कैसे काम चलेगा? उसके बाद में और बात करते हैं, और उनके पास कौन सी पावर है असेंबली से संबंधित। वो दोस्तों राज्यपाल साहब जो हैं वो 171 के तहत दोस्तों याद रखें, विधान परिषद में 1/6 सदस्य नियुक्त कर सकते हैं। विधान परिषद में 1/6 सदस्य जो है वो मनोनीत कर सकते हैं। किसी आदमी ने कला में अच्छा काम किया हो, किसी आदमी ने विज्ञान में, साहित्य में, समाज सेवा में और सहकारिता में अच्छा काम किया हो, 1/6 सदस्य विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? दोस्तों याद रखें, आपके राज्यपाल के पास है। क्या याद रखना है दोस्तों? राज्यपाल के पास जो है वो, तो ये भी याद रखें। अब आपको ये भी याद रखना है, राष्ट्रपति साहब भी करते हैं ना, लेकिन राष्ट्रपति साहब जो है वो 4 ही क्षेत्र से करते हैं। राष्ट्रपति वाले आर्टिकल में सहकारिता नहीं आती है। हमारे पास एक जो ज्यादा ऑप्शन है, कला विज्ञान साहित्य समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र में जिन्होंने अच्छा काम किया है उन्हें विधान परिषद में मनोनीत किया जा सकता है। राज्यपाल साहब के पास पावर है। तो लिखो एक बार 1/6 और कला विज्ञान साहित्य समाज सेवा सहकारिता, कला विज्ञान साहित्य समाज सेवा सहकारिता, कला विज्ञान साहित्य समाज सेवा सहकारिता लिखो, 1/6 सदस्य। हाँ 1/6 सदस्य। अब फिर मैं कह रहा हूँ, जब अगर 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ ले विधायी शक्तियाँ, आर्टिकल याद नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं, ये आर्टिकल तो एक साथ बाद में याद हो जाएंगे, आप आर्टिकल की ज़्यादा टेंशन मत लो। 171 हो गया। अब दोस्तों आप लोगों को जो है वो आर्टिकल 200 पढ़ना है, आर्टिकल 200 पढ़ना है, फिर 213 पढ़ना है, और उसके बाद में दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पे जो है वो मामला कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम जो है वो आगे चलेंगे। तो आर्टिकल 200 पढ़ा दूँ तुम लोगों को? आर्टिकल 200 पढ़ाते हैं। आर्टिकल 200 क्या है? आर्टिकल 200 जो है वो ये कहता है कि कोई भी आपका विधानसभा या विधानमंडल से कोई भी चीज जब गवर्नर के पास पहुंचती है, गवर्नर के पास पहुंचती है, तो उसके सामने कितने ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है। उसके सामने कितने ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है भाई? 5 ऑप्शन है उनके सामने। उनके पास कितने ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है, और पांचों ऑप्शन के बारे में चर्चा करते हैं। सर 5 कैसे हैं? राष्ट्रपति के पास तो 4 ही होते हैं। हाँ फिर नहीं होगा दीक्षा। ओके। हाँ, विधान परिषद की बात हुई है राघव, विधान परिषद में 1/6 सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं। तो 5 ऑप्शन क्या है? देखो, राज्यपाल या तो भेजे हुए विधायक को हाँ बोल सकते हैं, जायज बात है, हाँ बोल सकते हैं, या जो है वो ना बोल सकते हैं, और ना 2 ही कंडीशन में बोला जा सकता है, और वो भी हम लोग बात करेंगे। 2 परिस्थिति में बोला जा सकता है, वो भी हम लोग बात करेंगे। या फिर दोस्तों जो है वो उसे जो है वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, और पुनर्विचार के लिए जो है वो एक बार जो है वो लौटा सकते हैं, या फिर वो पड़ा रहने दे सकते हैं, पॉकेट विटो, या फिर वो राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं, या फिर वो राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। कितने ऑप्शन है उनके पास? 5 ऑप्शन है। फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को, राज्यपाल साहब के पास जब भी कोई विधेयक आता है आर्टिकल 200 के तहत है, या तो उसे वो जो है वो हाँ बोल देते हैं, तो हाँ बोल देते हैं तो दोस्तों जो है वो एक्ट बनी जाता है, या फिर वो ना बोल देते हैं, और ना जो है वो दोस्तों 2 ही परिस्थिति में बोला जा सकता है। एक तो कोई निजी विधेयक हो, मतलब किसी सदस्य का विधेयक हो,
तो उसे बोल देगा ना भाई साहब मंत्री का थोड़ा ही है, निजी है, मना किया जा सकता है। दूसरा दूसरा दोस्तों जो है पुरानी मंत्री परिषद का हो, मतलब गहलोत सरकार का विधेयक अब अगर उनके पास आया है तो बताओ मना करेगा ना? करेगा ही भाई। अभी भजनलाल जी की सरकार है, राज्यपाल जी भजनलाल जी की बात सुनेंगे। मतलब गहलोत साहब का कोई जो विधेयक है वो उस समय लोग उन्होंने विधानसभा से पारित कर दिया था, लेकिन अब उनके पास आया है तो वो दो कंडीशन में ना बोला जा सकता है। एक कोई निजी बिल है, एक जो है वो एक कोई प्राइवेट बिल किसी मेंबर का लाया हुआ बिल है, या पुरानी मंत्री परिषद का जो है वो दोस्तों आपके पास जो है वो कोई बिल है। फिर अगला वो दोस्तों आपको क्या, हाँ अगला ऑप्शन क्या है, वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। क्या लौटा सकते हैं? पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। तो एक बार वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, या कहीं पर भी हमारे यहाँ लिखा हुआ नहीं कि कितने दिन में पारित करना है, तो वो पड़ा रहने दे सकते हैं। वो क्या करा सकते हैं? पड़ा रहने दे सकते हैं। या फिर जो उन्हें लगे कि ये संविधान के अनुरूप नहीं है तो वो इसे जो है वो राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। इतनी बात किसको समझ में आ गई? इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर बाद में आर्टिकल 200 में क्या पढ़ोगे। ये तो बस केवल और केवल जो है उसका परिचय है, केवल और केवल परिचय है। फिर बाद में अगर इससे ज़्यादा यहाँ पढ़ोगे तो फिर बाद में आर्टिकल 200 में क्या पढ़ोगे। तो ये तो केवल और केवल परिचय है, बस आपको परिचय दिया जा रहा है कि क्या क्या ऑप्शन है। या तो अगला हाँ बोल सकता है, या अगला ना बोल सकता है, या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, या पड़ा रहने दे सकता है, या राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज सकता है। क्या सर 200 में रिवीजन करेंगे? भाई आर्टिकल 200 में पूरा पढ़ोगे? अभी तो केवल मैं केवल और केवल परिचय दे रहा हूँ, अभी तो मैं केवल और केवल परिचय दे रहा हूँ। वैसे जनरली अगर मैं चाहता तो ऐसे बोल सकता था, मैं आर्टिकल में जाता ही नहीं, मैं आपको विधायी कार्य पढ़ाता, तो मैं आप लोगों को ये बोल सकता था कि राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है, राज्यपाल सत्र बुला सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को अभिभाषण दे सकते हैं, राज्यपाल सदन को विशेष अभिभाषण दे सकते हैं, राज्यपाल सदन को विशेष अभिभाषण दे सकते हैं, राज्यपाल जो है वो चीज़ों को अनुमति देते हैं। बस हो गई बात। मैंने ये क्यों पढ़ाया? ताकि तुम लोगों की एक बेसिक समझ और अच्छी हो, और जब हम आर्टिकल 174 में जाएं तो तुम्हें पहले से याद होना चाहिए। सर बेटे हम बताए होने थे तो, हाँ कि जो है वो राज्यपाल सत्र बुला सकता है, सत्र जो है वो दोस्तों अवसान कर सकता है, विधानसभा वो भंग कर सकता है। हाँ फिर बजट सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है। हाँ मैं जैसे ही 175 पढ़ाने जाऊं तो तुम बोलोगे सर ये तो बताया हुआ है पहले, थोड़ा थोड़ा हमें याद आ रहा है कि जो राज्यपाल अभिभाषण दे सकता है, एक साथ बिठाकर अभिभाषण दे सकता है। 176 में जाऊं तो तुम खुद ही बोलो कि सर ये तो बताया हुआ है। विशेष अभिभाषण की बात कही थी, विशेष अभिभाषण या तो पहले सत्र में नई विधानसभा का, या फिर बजट सेशन के अंदर। फिर आगे चलो मैं बोलूँ 200, तो तुम्हें पता है कि सर ये तो आपने बताया हुआ है हमें कि या तो हाँ कह सकता है, या ना कह सकता है, या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, या पड़ा रहने दे सकता है, या राष्ट्रपति को भेज सकता है। और 213 के तहत राज्यपाल जो है वो अगर कोई सदन कार्यवाही में नहीं है तो इस कंडीशन में राज्य सूची के विषय जो है और समवर्ती सूची के विषय जो है उन पे दोस्तों जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या जारी कर सकता है? अध्यादेश। कोई इमरजेंसी की कंडीशन है और आपकी जो विधानसभा नहीं चल रही है, विधानसभा नहीं चल रही है, तो उस कंडीशन के अंदर जो है वो क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन के अंदर दोस्तों याद रखना वो आपके यहाँ एक व्यवस्था कर सकते हैं। और वो व्यवस्था क्या है? वो व्यवस्था ये है कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। 213 के तहत वो क्या कर सकते हैं? अध्यादेश जारी कर सकते हैं। 213 के तहत क्या कर सकते हैं? अध्यादेश जारी किया जा सकता है। तो आर्टिकल 213 ये कहता है कि अगर कोई सदन, आर्टिकल 213 कहता है कि सदन कार्यवाही में नहीं है, कोई सत्र नहीं चल रहा, तो कोई सत्र नहीं चल रहा तो इस कंडीशन में राज्यपाल जो है वो राज्य सूची और समवर्ती सूची के किसी विषय पर, समवर्ती सूची के किसी विषय पर जो है वो क्या जारी कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश में उतनी ताकत होती है जितनी किसी विधेयक में ताकत होती है, या जितनी किसी एक्ट में ताकत होती है। लेकिन यह भी टेम्परेरी व्यवस्था है, ये भी टेम्परेरी व्यवस्था है। जैसे ही सत्र चालू होगा और सत्र चालू होते ही 6 सप्ताह के अंदर इसका अनुमोदन जरूरी है, और अगर अनुमोदन नहीं होता तो ये खत्म हो जाता है। फिर अनुमोदन नहीं होता तो फिर खत्म हो जाता है। 6 माह नहीं है, 6 सप्ताह। अगर अनुमोदन नहीं हो तो दोस्तों जो है वो इसका जो है वो फिर ये समाप्त हो जाता है। ये क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ये क्या हो जाता है?
अध्यादेश ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस जो है वो आपकी अस्थायी व्यवस्था है कि आपके यहाँ सत्र नहीं चल रहा, विधानसभा विधान परिषद जो है वो सेशन में नहीं है, आपको कोई महत्वपूर्ण चीज की जो है वो विधेयक लाना है, आपको कोई एक्ट लाना है, लेकिन सदन तो चल ही नहीं रहा। अब बजट सत्र तो भाई खत्म हो गया, अब शीतकाल मानसून सत्र तो बाद में आएगा, शीतकालीन सत्र तो बाद में आएगा। तो इस कंडीशन के अंदर क्या करें? तो इस कंडीशन में टेम्पररी एक बार ऑर्डिनेंस ले आओ, और जैसे ही सत्र चालू हो तो 6 सप्ताह के अंदर अंदर अनुमोदन करवा लो, नहीं स्वतः समाप्त हो जाएगा, नहीं स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो अब हम लोग जो है वो याद करना चाहते हैं आपके जो है वो विधायी कार्य। अब क्या याद करना चाह रहे हैं अपन? विधायी कार्य, लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर है। आप लोगों को अब प्रॉपर तरीके से याद हो गए होंगे, आप लोग जो है वो प्रॉपर तरीके से जो याद कर सकते हैं। और आपने क्या क्या याद किया? 174 के तहत सर आपने कहा कि जो है वो 70, 75 के तहत अभिभाषण, 76 के तहत विशेष अभिभाषण, 171 में गुरुजी आपने कहा कि जो है वो विधानसभा विधान परिषद में 1/6 सदस्य, 200 के तहत जो है विधेयक को अनुमति, 213 के तहत अध्यादेश। कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। 174, 75, 76 याद रह जाएगा। इतने आर्टिकल याद करके जाने पड़ेंगे। मैंने आप लोगों को जो है वो केवल और केवल आर्टिकल जो है वो याद करवाए हैं। 153 में जो है वो एक गवर्नर होगा, 54 में उसमें एग्जीक्यूटिव पावर होगी, 55 में दोस्तों उसका अपॉइंटमेंट होगा, 56 में उसका कार्यकाल होगा, 57 में उसकी योग्यता है, 58 में दोस्तों उसकी शर्तें हैं, 59 में उसकी शपथ है। ठीक है, उसके बाद महत्वपूर्ण क्या है? उसके बाद में तुमने कहा 163 ये कहता है कि दोस्तों गवर्नर की सहायता के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, उसका हेड सीएम होगा। 164 कहता है गवर्नर सीएम की जो नियुक्ति करता है, सीएम के कहने पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। 165 है एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता की बात करते हैं। 166 कार्य का बंटवारा है, 166 है कार्य का बंटवारा है। और दोस्तों 167 जो है वो सीएम के कर्तव्य हैं। क्या है? सीएम के कर्तव्य हैं। उसके बाद क्या याद करवाया? उसके बाद में याद करवाया कि 174 जो है वो आपके यहाँ 70 का, 175 अभिभाषण, 176 है विशेष अभिभाषण है, और 171 अलग से याद करवाया है कि 1/6 सदस्य विधान परिषद में आपके यहाँ कला, साहित्य, विज्ञान और दोस्तों जो है समाज सेवा से जो है वो सहकारिता से हो सकते हैं। 200 के तहत विधेयक को अनुमति दी जाती है, 213 के तहत जो है वो अध्यादेश की पावर है। क्या सर 177 नहीं बताया मैंने? बता देंगे ना? हाँ 177 भी बता देंगे, मना थोड़ी कर रहा हूँ। 78 भी बता दें, सब बता दें। हम्म, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, घबराने की जरूरत नहीं। आर्टिकल ऐसे मतलब तोते की तरह रटे फिरोगे, कॉन्सेप्ट पढ़ो। भूमिका बस इतना याद रखो कि जब कोई सत्र चालू नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर जो है राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं, क्योंकि अब कोई बजट सत्र नहीं चल रहा, मानसून सत्र नहीं चल रहा, आकस्मिक परिस्थिति में अध्यादेश जारी हो जाते हैं। जब सत्र आता है तो 6 सप्ताह में उसका अनुमोदन हो जाता है। इन सारे आर्टिकल्स को डिटेल में इनके खुद का जब टाइम आएगा तब पढ़ाए जाएंगे, लेकिन पहले आप लोगों को एक जो बेस बनाया जा रहा है, पहले आपका केवल बेस बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आप अपने साथ वालों को जरूर बताएं कि आदर्श बैच और प्रतिज्ञा बैच स्टार्ट हो चुका है। शिखर और अर्जुन बैच के बच्चों को बूस्टर 40 कंटेंट जो है वो आपका कोड दिया हुआ है, वो आप उपयोग करके आदर्श बैच में शिफ्ट हो सकते हैं। बढ़िया तरीके से जो है वो तैयारी करें, बढ़िया तरीके से जो है वो मेहनत करें। आपको सारी पीडीएफ आज 5 सब्जेक्ट जो स्टार्ट हुए हैं उनकी आज शाम तक दे दी जाएगी। अगले आने वाले 10 दिन में जो पढ़ाया जाएगा उसकी कंप्लीट पीडीएफ दे दी जाएगी। हम्म, बताओ भाई। ना, शिखर और अर्जुन बैच के अलावा अन्य विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं उन्हें अपडेट की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो है वो इसी भर्ती के लिए हैं, तो आपको अपडेट क्यों करवाना है? करंट अफेयर की बुक आ चुकी है, ऑनलाइन बुक भी उपलब्ध है, पीडीएफ भी आज डाल देंगे। राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री समय आने पे चालू हो जाएगी। अभिन्न अंग का मतलब है पार्ट है जी, उसको अलग नहीं किया जा सकता उससे।
सीईटी से पहले पॉलिटी नहीं कंप्लीट होगी, अपने अनुसार होगी, सीईटी की पॉलिटी अलग कंप्लीट करवाई जाएगी। कुलदीप कुछ अपडेट हैं वो आपको ध्यान देने पड़ेंगे। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अलग होगी जिसका चार्ज होगा और वो आज आपको अनाउंस कर दी जाएगी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपके इसमें इंक्लूड है। पढ़ने में किस किस को मज़ा आ रहा है? पीडीएफ यहीं आपको जो है वो पीडीएफ सेक्शन में मिल जाएगी। पूछो बताओ। हाँ, इंडियन इको बाद में स्टार्ट होगी जब दोनों सब्जेक्ट स्टार्ट किए हुए ख़त्म हो जाएंगे। आनंद की अनुभूति हो रही है तो धन्यवाद। आउट ऑफ टॉपिक एक भी पर्सन नहीं पूछ सकते। इंटरेस्टिंग है। हाँ, अगर प्रतिज्ञा बैच वाले आदर्श बैच में आना चाहें तो अभी भी आपके पास टाइम है, अपना अपडेट करवा लीजिए। बीच का डिफरेंस दे के 7 की जगह 14 दो, 7 दे दिए, 7 और दो और आ जाओ। हाँ, हर बैच का शेड्यूल आप आपके जो है वो लाइव सेक्शन में लगा दिया गया, देख सकते हैं। सेम होंगे टेस्ट। कोई भी विद्यार्थी जो किसी भी बैच में है वो अपग्रेड करना चाहता है, अगर हमारे पेड कोर्स में है तो उसको बूस्टर 40 नाम का एक कोड दिया हुआ है और वो जो है वो आ सकता है। नए विद्यार्थी जो डेमो देख चुके हैं उनसे निवेदन है कि वो जल्दी जो है वो, हाँ जल्दी जो है वो ज्वाइन कर ले, मैं अब ज़्यादा लेट नहीं करें। और अब तुम्हारी बारी, अब मैं पूछूं तुम लोगों से। हाँ, अब मैं पूछ लूँ तुम लोगों से, तुमने खूब पूछ लिया। मैं पूछ लूँ तुम लोगों से अब। तो मेरा तुमसे ये सवाल है कि तुम में से किस किस ने आदर्श बैच में एडमिशन करवाया है अपने साथ वालों का? जब इतना पढ़ते रहते हो, जब इतने मज़े से पढ़ रहे हो, सब कुछ मिल रहा है, तो किस किस ने जो अपने साथ वाले का एडमिशन करवाया भाई? क्यों नहीं करवाया अब तक? करवाना चाहिए ना तुम लोगों को। है? कोई हम कोई बहुत बड़े बड़े बैनर लगा सकते हैं या अखबार में ऐड दे सकते हैं, या तुम ही हो हमारा तो ऐड, तुम ही हो हमारा बैनर। हम आपको पढ़ाएंगे तभी तो आप जाके बताएंगे, तो हम आपको जो बेहतरीन पढ़ा रहे हैं तो एटलीस्ट जाके बताओ ना। तो आपके भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको आप आदर्श बैच के बारे में बताएं। कृपया करके अपनी संस्थान समझे, अपना अपना तो समझे, जो लोग नए एनरोल हुए हैं वो भी अपने साथ वालों को बताएं, ताकि जो है वो एटलीस्ट, कुमार ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो एटलीस्ट दोस्तों जो है वो आपकी संस्था अच्छे से रन कर सके। तो अपने साथ वालों को जो है कृपया करके बताएं आदर्श बैच के बारे में। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। अब जो है मैं मिलूंगा आपको 2 बजे, राजस्थान इकोनॉमी का सहकारिता टॉपिक करवाऊंगा, फिर रात को मिलूंगा 8 बजे, शहरीकरण का टॉपिक करवाऊंगा। जाओ मौज करो। मिल गया, 10 मिनट का रेस्ट है, अगली क्लास 10:05 होगी, तो फिर क्या चाहिए टेंशन भरी? यही तो चाहिए था तुम्हें, 10 मिनट का रेस्ट, तो आराम से आनंद लेके पढ़ो।